हेलो बच्चों, क्या आई एम ऑडिबल? वीडियो और ऑडियो क्लियर है तो फटाफट वाई वाई टाइप कर दीजिए बेटा। ऑडियो एंड वीडियो क्लियर है तो फटाफट वाई वाई टाइप कर दीजिए। यस यस, फटाफट वाई टाइप करिए इफ आई एम ऑडिबल तो। राइट, यस, वाई वाई टाइप कर दीजिए फटाफट। सिर्फ वाई टाइप करना है, काहे मजदूरी कर रहे हो यार? यस यस यस, इतनी बार टाइप करने की क्या जरूरत है? सिर्फ वाई टाइप कर दीजिए। यस, ओकेज, वेरी गुड। तो फटाफट मुझे बस ये बता दीजिए कि कितने लोगों ने एक्स्ट्रा लेक्चर देख लिया है। अगर आपने देख लिया है तो आपको टाइप करना है ए, और अभी तक आपने नहीं देखा है तो आपको टाइप करना है बी। मैं थोड़ा इंतजार कर रहा हूं कि आपने एक्स्ट्रा लेक्चर देखा है या नहीं देखा है। एक्स्ट्रा लेक्चर में मैंने बहुत सारे सवाल पूछे थे आपसे, बहुत सारे सवाल पूछे थे एक्स्ट्रा लेक्चर में मैंने आपसे। उन सारे सवाल का जवाब चाहिए मुझे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। उन सारे सवाल का जवाब चाहिए मुझे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ओके, कितने लोगों ने देख लिया है? ए ए ए ए ए ए ए, यस 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 यस, बहुत बढ़िया बेटा। कि जितने लोगों ने देख लिया फटाफट टाइप कर दीजिए। यस के लिए ए टाइप करना है, नो के लिए बी टाइप करना है। यस के लिए ए टाइप करना है, बी। बी क्यों नहीं देखा भाई? 1 घंटे से क्या कर रहे थे? तो बी, क्या कर रहे थे 1 घंटे से? तो मैंने क्लास 1 घंटे आगे इसलिए शेड्यूल कराया, थोड़ा भी मेहनत नहीं करना चाहते हो तुम लोग यार, बिल्कुल ही मेहनत नहीं करना चाहते हो। क्लास में लेक्चर अपडेटेड है 20 मई के सेक्शन में, आप देख सकते थे क्लास। पता नहीं 1 घंटे क्या किया तुमने। बी बी बी, सारे बी वाले को उठा के फेंक दूंगा मैं अभी। शर्म नहीं आ रहा तुम्हें? सारे बी वाले को उठा के फेंक दूंगा, बहुत कुटेगा। बी 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 बी, अरे यार मेहनत खराब कर दिया तुमने ना। बहुत सारे लोगों ने ये भी लिखा। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। तो मैं इंट्रोड्यूस कर देता हूं मैंने क्या पढ़ाया था आपको। सबसे पहले चलिए टाइप करना बंद कीजिए, मैं आपको बता दूं। तो मैंने आपको पढ़ाया था डबल डिफरेंशिएशन। मैंने आपको पढ़ाया था ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिफरेंशिएशन। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिफरेंशिएशन, डबल डिफरेंशिएशन, और कुछ क्वेश्चंस जैसे 14, 12, 3, 4, 5 जो भी कुछ कह रहे थे, पीवाईक्यू में आपको डाउट था, वो सारे मैंने एक्सप्लेन कर दिए। राइट, तो सारे डाउट एक्सप्लेन हो गए। डबल डिफरेंशिएशन भी मैंने फिर से पढ़ा दिया, और मैंने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी फिर से पढ़ा दिया, और मैक्सिमा मिनिमा जस्ट हमने स्टार्ट किया था। तो कोई बात नहीं, हम फिर से मैक्सिमा मिनिमा यहां पे स्टार्ट करते हैं। और आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे मैक्सिमा मिनिमा एंड इंटीग्रेशन। डिफरेंशिएशन से हम आगे बढ़ेंगे, मैक्सिमा मिनिमा का कंसेप्ट समझेंगे, और हम लोग पढ़ेंगे इंटीग्रेशन। ठीक है बेटा? तो आइए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आज के गोल से। हमारा गोल होगा आज मैक्सिमा मिनिमा एंड इंटीग्रेशन। फटाफट आइए, देखिए बेटा, ये मैंने y वर्सेस x का एक ग्राफ बनाया। ये रहा y और ये रहा x। अब आप यहां से ये मत पूछना कि सर इस ग्राफ का इक्वेशन क्या होगा। नहीं पता, मुझे भी नहीं पता। मैंने ऐसा ही कोई रफ ग्राफ बना दिया, इसका इक्वेशन से हमें कोई मतलब भी नहीं है। अब हम मैक्सिमा मिनिमा की जब बात करते हैं तो तुम किसके मैक्सिमा के बारे में बात करना चाहते हो? y के मैक्सिमा या a के मैक्सिमा के बारे में बात करना चाहोगे? देखो बेटा, अगर मैं यहां पे कोई भी ग्राफ बना दूं y वर्सेस x का, कुछ ऐसा बना दूं, तो इसके इक्वेशन से मैं मतलब नहीं। ऐसा बना दिया मैंने, ऐसा ग्राफ बना दिया। चलो साहब, बना दिया ऐसा ग्राफ आपने, ठीक है, बढ़िया लग रहा है। अब हम किसका मैक्सिमा देखना चाहते हैं? या कोई फॉर्मूला लिख देता हूं, y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4। हम किसके मैक्सिमा में इंटरेस्टेड है, ये आपसे मैं पूछना चाहता हूं। अभी तक मैंने आपको डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल थोड़ा समझाया है, तो मैं किसके मैक्सिमा में आप इंटरेस्टेड है? फटाफट मुझे ये बताइए, किसके मैक्सिमा में? y के मैक्सिमा में कि x के मैक्सिमा में? y के मैक्सिमा में कि x के मैक्सिमा में? किसके मैक्सिमा में आप इंटरेस्टेड होते हैं, है ना? मान लो एक क्रिकेट मैच देख रहे हैं आप, क्रिकेट मैच कंप्लीट हो गया, तो आपका सवाल क्या होता है? कितने रन बने या कितने ओवर हुए? एक 50-50 मैच है, 50-50 का मैच है, तो आपका सवाल क्या होता है? कितने रन बने या कितने ओवर हो गए? आप किसके में इंटरेस्टेड हैं?
कौन से ओवर में कितना रन बना, किस क्रिकेट मैच में कितना रन बना, या किस क्रिकेट मैच में कितना ओवर हुआ, किस में इंटरेस्टेड है बताइए। किसके मैक्सिमा की बात करेंगे, रन के मैक्सिमा के कि ओवर के मैक्सिमा के बारे में बात करेंगे? किसके मैक्सिमा के बारे में बात करेंगे? किसके मैक्सिमा के बारे में आप बात करेंगे? फटाफट बताइए, रन के या ओवर के? वाई 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 बिल्कुल सही बेटा, वाई 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 बिल्कुल सही जवाब है तुम्हारा। हम वाई के मैक्सिमा या मिनिमम वैल्यू की बात करते हैं। जैसे मान लीजिए यहां पे फॉर्मूला गिवन है, एक फॉर्मूला गिवन है, तो हम किसके मैक्सिमा मिनिमा की बात करेंगे? वाई के मैक्सिमा मिनिमा। यहां पे क्रिकेट मैच में हम किसके मैक्सिमा मिनिमा की बात करते हैं? रन का या ओवर का? क्या पूछते हो आप? इस पर्टिकुलर ओवर में मैच में कितना ओवर हुआ या कितना रन हुआ? बिल्कुल सही जवाब बेटा, बिल्कुल सही जवाब। आप किसके मैक्सिमा या मिनिमा में इंटरेस्टेड होते हैं? रन के। ओवर का मैक्सिमम मिनिमा थोड़ी ना होता है यार। तुम ग्राफ भी बनाते हो, रन वर्सेस ओवर का ग्राफ बनाते हो, तो कुछ ऐसा ग्राफ होता है, देख ऐसा ग्राफ होता है, ऐसा। तो तुम क्या कहते हो कि इस ओवर में सबसे ज्यादा रन बना था, और कहते हो कि सर देखो इस ओवर में सबसे कम रन बना था। तो क्रिकेट मैच से ही रेफरेंस लेके समझने की कोशिश करिए कि जब हम मैक्सिमा मिनिमा पढ़ते हैं तो हम ओवर के मैक्सिमम मिनिमम में इंटरेस्टेड नहीं है। हम ये देखते हैं कि कौन से ओवर में रन मैक्सिमम बना और कौन से ओवर में रन मिनिमम बना। हम इसमें इंटरेस्टेड है साहब। यस यस, वेरी गुड, हम इसमें इंटरेस्टेड है। इसी तरीके से जब वाई एक्स का फॉर्मूला गिवन होगा तो हम इंटरेस्टेड होंगे मैक्सिमा और मिनिमा किसका? वाई का। हम यहां पे देखेंगे कि इस ग्राफ में ये देखो पीक मिल रहा, ये पीक मिल रहा, तो सर ये वाई मैक्सिमम की वैल्यू होगी। यहां पे कोऑर्डिनेट देखोगे तो वाई मैक्सिमम होगी, और कहीं देखो ये वाई मिनिमम होगा, वाई मिनिमम होगा। समझ में आया कि नहीं है? तो हमें ये बात फील करना था बस कि हम किसके मैक्सिमम मिनिमा के बारे में बात करने वाले हैं। चलो, मैक्सिमम मिनिमा ऑफ व्हाट? वाई। तो यहां पे x का क्या सिग्निफिकेंस होगा? वही जो ओवर का सिग्निफिकेंस था। x बस ये बताएगा कि y कहां पे मैक्सिमा होगा, मतलब ये बताएगा कि x के कौन से वैल्यू पे, देखिए यहां पे जैसे b पे मैक्सिमा मिला है, तो आप यहां पे पता चलेगा कुछ x1 कोऑर्डिनेट है और यहां पे y मैक्स हुआ है, तो आप ये कहेंगे कि x1, y के फॉर्मूले में x1 पुट करने से y मैक्सिमम होगा। तो x का सिग्निफिकेंस बस इतना सा है कि वो ये बताएगा कि y मैक्सिमम कौन से x पे होगा, क्योंकि y डिपेंड किस पे करता है? x पे। y डिपेंड किस पे करता है? x पे। ठीक है सर, ओके। अब यहां आते हैं। ये बेटा देखो मिनिमा है, यहां पे देखो किसका मिनिमा है? सर y की मिनिमम वैल्यू देखो। कोऑर्डिनेट जब लिखोगे x, y, तो यहां पे कुछ लिखोगे x का वैल्यू जो हो, मान लो कुछ x2 है, तो आप ये बोलोगे कि x2 पर y इज मिनिमम और उसका कुछ वैल्यू होगा यहां पे y मिनिमम। जो ये वैल्यू आएगा उसी को हम बोलेंगे y मिनिमम। ठीक है, तो इतना तो फील आया ना कि हम किसके मैक्सिमा और मिनिमा की बात करते हैं। क्या ये चमक गया? बिल्कुल सर, बहुत बढ़िया, जोरदार। अब यहां देखो, ये मैंने कोई ग्राफ बना लिया, ठीक है, बढ़िया ग्राफ बनाया सर। ए पॉइंट पे, बी पॉइंट पे, सी पॉइंट पे, डी, ई और एफ, सारे पॉइंट्स मैंने यहां पे लिख दिए। नेचर ऑफ स्लोप बताना है ए, बी, सी, डी और एफ पे। सबसे पहले मुझे बताइए जीरो स्लोप कहां कहां होगा? जीरो, सिर्फ जीरो बताना है आपको, ये नहीं बताना है कि ए पे क्या होगा, बी पे क्या होगा, सी पे क्या होगा। जीरो कहां कहां होगा फटाफट बताइए। फिर आपको बताना है थोड़ी देर बाद पॉजिटिव कहां पे होगा, तो फटाफट जीरो कहां कहां पे होगा? ए, बी, सी, डी, ई, एफ, थ्रू आउट द ग्राफ, थ्रू आउट द ग्राफ। जीरो स्लोप कहां कहां पे बताओ? जीरो स्लोप कहां कहां पे बताओ? जीरो स्लोप कहां कहां पे है बताओ? बी एन ई बता रहे बच्चे बी एन ई बता रहे, चमका चमका, बी एन ई, 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 बी एन ई। एकदम सारे के सारे युगांडा से भारत पहुंच चुके हैं, कुछ अभी रास्ते में हैं, कुछ गाली घाटी के छत पे चढ़ गए हैं। बहुत सही, बहुत सही, बहुत ही सही, एकदम ही जोरदार। बी एंड डी, एक भी बच्चे का जवाब नहीं दूसरा। बी एंड डी, बीई, 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 बी। अरे दादा भोकाल मचा दिए बे, एकदम भोकाल मचा दिए हो तुम तो। स्पीड ऑफ लाइट से चैट बढ़ रहा है। आइंस्टाइन ने कहा था कि दुनिया में स्पीड ऑफ लाइट से ज्यादा कुछ नहीं हो सकता। बता देना पीडब्ल्यू के ऐप पे जो चैट चलता है स्पीड ऑफ लाइट से भी ज्यादा तेज चलता है, उनको बता देना चैट। अरे बहुत सही, बी एन ई, बी एन ई, बी एन ई, बी एन ई। चलो, तो बी पे स्लोप जीरो, बहुत सुंदर। ई पे स्लोप जीरो। अरे यार तुम फिजिक्स समझ जा रहे हो यार, नहीं तुम मैथ समझ जा रहे हो, तो बताओ फिजिक्स का क्या होगा फिर? फिजिक्स तो डर के कोने में बैठी मिलेगी तुम्हें। ओ रामलाल,
फिजिक्स तो कोने में डर के बैठ जाएगा। तुम मैथ इतना जोरदार समझ रहे हो तो फिजिक्स का क्या होगा बताओ। बीएनई। चलो 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 चलो, बहुत सही। अब बताओ पॉजिटिव स्लोप कहां पे होगा, पॉजिटिव बताओ कहां पे होगा। ए बी सी डी ई एफ, पॉजिटिव 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 स्लोप फटाफट बताओ। पॉजिटिव बीएनई हो गया भैया, पॉजिटिव पे आजा, पॉजिटिव पे आजा, पॉजिटिव 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 स्लोप। तो पॉजिटिव स्लोप होगा मेरे हिसाब से ए पे और एफ पे, ए पे एंड एफ पे। कितने लोग कह रहे हैं देख लेते हैं। ए एन एफ ए एन एफ ए एन एफ, यार जोरदार, तुमने तो टैंजेंट प्लॉट करना सीख लिया बे। नीट 21 जो दे रहे होंगे ना, उनको पकड़ के सिखाना, उनको नहीं आ रहा। बताओ यहां पे क्या होगा, पॉजिटिव। ए एन क्या बोला था तूने, एफ, पॉजिटिव, बहुत बढ़िया बेटा। अब निगेटिव कहां पे होगा, तो बाय डिफॉल्ट समझ आ गया सर, सी और डी पे, निगेटिव एंड निगेटिव। चलो अब मुझे इस पूरे ग्राफ में आप ये बताओ कि ए से लेकर के सी तक ग्राफ बढ़ रहा है या घट रहा है। ग्राफ का स्लोप, आई एम सॉरी, स्लोप ऑफ ग्राफ, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट मैग्नीट्यूड, नंबर के बारे में बात नहीं कर रहा हूं। कई बच्चों को, मुझे पता था कि शायद तुम्हें मैग्नीट्यूड का मतलब पता होगा, लेकिन आई एम सॉरी 10वीं क्लास के बच्चों को मैग्नीट्यूड का मतलब नहीं पता होता। मैग्नीट्यूड मतलब होता है बेटा -4 एंड +4, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है ना। -4 और +4 की मैग्नीट्यूड की बात करेंगे ना तो दोनों एक ही नंबर हो गया। -10 और +10 अगर मैग्नीट्यूड की बात कर रहा है तो दोनों एक ही जैसा हो गया। समझ में आया बेटा, मैग्नीट्यूड मतलब हमें निगेटिव हटा देना होता है। -5 बड़ा होगा कि +5, मैग्नीट्यूड वाइज दोनों सेम होगा। ठीक है बेटा, हां, ए एंड एफ पॉजिटिव, सही है, एकदम सही है। चलो बताओ ए से सी तक स्लोप, सिर्फ स्लोप, सिर्फ स्लोप, ए से सी तक स्लोप, ए से सी तक स्लोप, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, मैंने यहां लिखा है वेरिएशन ऑफ स्लोप फ्रॉम ए टू सी। बताओ इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग, ए से सी तक में डिक्रीजिंग डिक्रीजिंग डिक्रीजिंग। अरे मुझे पता है, दिमाग से पैदल विद्यार्थी, तुमने कोई कंसेप्ट नहीं लगाया है, तुमने बस देखा है कि रामलाल यहां रो रहा है क्योंकि रामलाल का घट रहा है। क्या बताऊंगा, क्या स्लोप, रामलाल का घट गया और लगातार घटता जा रहा है, क्या स्लोप। और यहां पे रामलाल का देखो बढ़ रहा है स्लोप, रामलाल का बढ़ रहा है स्लोप। तो यहां पे क्या लिखेंगे, इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग, और यहां पे क्या होगा, डिक्रीजिंग। यहां पे क्या होगा, डिक्रीजिंग। ए से सी तक क्या हो जाएगा, डिक्रीजिंग। बहुत सही बेटा। चलो आज तो तुम हैंग कर दोगे बे ऐप को, इतना जबरदस्त तुम रेफरेंस बता रहे हो, स्पीड बहुत तगड़ा तुम्हारा, बहुत सही बेटा। ठीक है, डिक्रीजिंग डिक्रीजिंग, चलिए बहुत बढ़िया। अब सबसे आखिरी सवाल, ये सारे सवाल मैं लास्ट लेक्चर में लास्ट में आपसे पूछा था, तो बहुत सारे बच्चे जिन्होंने लास्ट लेक्चर देखा था, बहुत सारे बच्चों ने देखा है, लगभग 10,000 बच्चों ने तो देखा ही होगा, तो उन्होंने एकदम सही जवाब दिया है। अब चलिए, अब मेरा आखिरी सवाल, पहला सवाल क्या था, हम मैक्सिमा किसकी बात करते हैं, किसके मैक्सिमा की बात करते हैं, तो वाई के मैक्सिमा की बात करते हैं। और एक्स का क्या सिग्निफिकेंस होता है, एक्स कौन से एक्स पे वाई मैक्सिमम होगा। चाहे तो आप पेन लेके बैठे होंगे तो लिख लीजिए नीचे, है ना, एक्स वाई इज मैक्सिमम एट x1, देखिए लिखिए वाई इज मैक्सिमम एट x1 एंड वाई इज मिनिमम एट x2। ये लिख लीजिए, ये लिख लीजिए कि y इज मैक्सिमम एट x1, y इज मिनिमम एट x2। तुम्हें पता चल गया कि x का क्या सिग्निफिकेंस है, कि x बताएगा y कहां मैक्सिमम मिनिमम है। मैं ईमानदारी से बता रहा हूं, बच्चा सारा फॉर्मूला रट लेता है, उसको यही नहीं पता चलता है हम किसकी मैक्सिमा की बात कर रहे थे, हम किसकी मैक्सिमा की बात कर रहे हैं, y की। तो फिर x का क्या रोल है, x ही तो बताएगा y कहां मैक्सिमा है, वो x ही तो बताएगा y कहां मैक्सिमा है। एकदम सही बेटा, एकदम सही। चलो अब आओ, सबसे आखिरी सवाल, तुम अपने जीवन में क्या प्राप्त करना चाहते हो, मैक्सिमा या मिनिमा। चलो बताओ, अपने जीवन में क्या प्राप्त करना चाहते हो। आदि जनता, सर मोक्ष, सर मुक्ति चाहिए इस मानव जीवन से, मोक्ष चाहिए सर। अभी भाई बहुत कुछ देखना बाकी है अभी तुम्हें। तुम अपने जीवन में क्या प्राप्त करना चाहते हो, क्या गेन करना चाहते हो, मैक्सिमा या मिनिमा। अरे चमका नहीं, मैक्सिमा या मिनिमा ये बताओ, मैक्सिमा या मिनिमा। मोक्ष, बहुत सही, मोक्ष। मैक्सिमा 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 मैक्सिमा, एवरीवन वांट्स टू गेट मैक्सिमा, बहुत सही, मैक्सिमा, सबको चाहिए मैक्सिमा, मैक्सिमम मैक्सिमम। दिया कुमार, ये दिया कुमार तुम्हारी बात ही कहां है भाई। प्रिया यादव मैक्सिमा, हर्षित मैक्सिमा, मैक्सिमा मैक्सिमा मैक्सिमा,
मैक्सिमा। सर हम युगांडा देखना चाहते हैं एक बार। क्या भाई, वही से तो हो तुम। फुल स्क्रीन नहीं हो रहा, इसके जीवन की अलग समस्या है। तेरी बुद्धि आधी, तेरा जीवन आधा खराब, फुल स्क्रीन लेके क्या करेगा? बुद्धि पूरी होती तब तो फुल स्क्रीन लेता तू। रामलाल मैक्सिमा। चलो, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि सब लोग मैक्सिमा गेन करना चाहते हैं, मिनिमा वाला कोई नहीं दिखा। मिनिमा, निखिल कुमार मिनिमा गेन करना चाहते हैं। मैक्सिमा, एम्स दिल्ली, मैक्सिमा मैक्सिमा मैक्सिमा। चलो बेटा देखो, यहां पे फील करना। मान लो तुम हो फर्स्ट क्लास में, मतलब पहली क्लास में हो, फर्स्ट, है ना। ये मैं लिख लो तेरा एज वर्सेस क्लास। तुम फर्स्ट क्लास पास करके गए सेकंड में, फिर एक साल बाद सेकंड पास करके गए थर्ड में, एक साल बाद और थर्ड पास करके गए फोर्थ में, एक साल बाद और फोर्थ पास करके गए फिफ्थ में, फिर गए सिक्स्थ में, एट्थ में, नाइन्थ में, टेंथ में। अब तुम कहते हो सर ये मेरा मैक्सिमम है। तो देखो, जैसे जैसे तेरी एज बढ़ रही, तेरा क्वालिफिकेशन बढ़ रहा, एज बढ़ रही क्वालिफिकेशन बढ़ रहा, एज बढ़ रही क्वालिफिकेशन बढ़ रहा, एज बढ़ रही क्वालिफिकेशन बढ़ रहा। अब तुमने बोला कि सर अब मैं मैक्सिमा गेन कर चुका हूं, अब मैं आगे नहीं पढ़ना चाहता हूं। तो इंसान, देखो कितना ये फिजिक्स फिलोसफिकल है। इंसान हो या फिर मैथमेटिक्स हो या कोई फंक्शन हो या कोई फिजिकल क्वांटिटी हो, जैसे ही वो मैक्सिमा को गेन करता है, मतलब ये इसका अंतिम हो गया, यहां इसको मोक्ष मिल गया। अब तुम्हें 11th पास करके, 10th पास करके ही मोक्ष मिल गया। अब तुम कहते हो 10th के आगे हमें कुछ नहीं चाहिए, मेरा मैक्सिमा है। तो जैसे ही इंसान या कोई फंक्शन मैक्सिमा गेन करता है, वहां से उसका डीके शुरू हो जाता है। क्या सर मैक्सिमा के बाद ग्रोथ नहीं हो सकता? कैसे होगा यार, वो तो उसका अंतिम मैक्सिमम वैल्यू हो गया ना, उसके बाद उसका डीके हो जाएगा, उसके बाद उसका डीके हो जाएगा, और उसके जीवन में वो गिरता चला जाएगा, गिरता चला जाएगा, गिरता चला जाएगा, गिरता चला जाएगा, बहुत गिरता जाएगा। अचानक से उसको रियलाइज होगा बहुत 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 गिरा हुआ हूं मैं। अचानक से रामलाल को रियलाइज होगा कि मैं बहुत गिरा हुआ हूं, मेरे से बड़ा कौन गिरा होगा, मैं बहुत गिर गया हूं अपने जीवन में, अब मैं डीके नहीं करना चाहता, अब मैं नहीं गिरना चाहता। तो जैसे रामलाल को रियलाइज हुआ कि मैं बहुत गिरा हुआ हूं, तो रामलाल का वहां से क्या होगा? ग्रोथ। ग्रोथ रामलाल का क्या होगा? देखिए इधर, रामलाल को रियलाइज हुआ कि वो बहुत गिरा हुआ है, उसके बाद उसका होगा ग्रोथ। मतलब तुम अपने लाइफ में मिनिमा को गेन करो, हमेशा मिनिमा गेन करो। और जिस दिन तुम मिनिमा गेन कर दोगे ना, फर्स्ट जब तुम मिनिमा गेन कर लोगे ना, उस समय तुम्हें रियलाइज होगा कि अब तुम मेरा ग्रोथ होना शुरू हो गया। क्योंकि हर मिनिमा के बाद ग्रोथ होता है और हर मैक्सिमा के बाद डीके होता है। सोच इस बात को। तुम्हें रियलाइज हुआ कि तू बहुत गिरा हुआ है, एकदम गिरा हुआ इंसान है तू। अब तेरे से ज्यादा गिरा हुआ इंसान कुछ नहीं हो सकता अपने लाइफ में, तो इससे ज्यादा नहीं गिर सकता। तुम्हें जिस दिन ये रियलाइज हो जाएगा, उसी दिन मोक्ष मिलेगा, और उसी दिन से तुम्हारा ग्रोथ शुरू हो जाएगा। समझ इस बात को। और वैसे भी तू यहां पे ग्राफ देख के पता कर, क्या तू अपने जीवन में रोना चाहता है? तू रोना चाहता है? तू कहा कि सर मैं मैक्सिमा गेन करूंगा, तो जैसे तू यहां पे मैक्सिमा गेन करा, तू रोता हुआ रामलाल हो गया बे। देखिए, रोना चाहता है कि हंसना चाहता है? बता, तू रोना चाहता है हंसना चाहता है? बता, क्या करना चाहता है? मिनिमा चाहिए। अब सब का आंसर बदल गया। वी वांट मिनिमा, वी वांट मिनिमा, वी वांट मिनिमा। मिनिमा, मिनिमा सर, मिनिमा। नो नो नो, क्या चाहिए बताओ? मिनिमा। बहुत गिरा हुआ हूं सर, अब मैं मिनिमा गेन करना चाहता हूं। ठीक है ना। तो देखो, इसी तरीके से और थोड़ा समझो। मान लो यहां पे y है और ये x है। देखो y बढ़ रहा बढ़ रहा बढ़ रहा बढ़ रहा, और जैसे ही यहां पे ये मैक्सिमा को गेन करेगा, तो रुक के पहले नीचे आएगा। अब एक चीज और ध्यान से देखो, एक चीज और ध्यान से देखो। क्या यहां पे y का ग्रोथ हो रहा, ग्रोथ हो रहा, ग्रोथ हो रहा। जैसे ही अपने मैक्सिमा को गेन करा, तो उसके बाद डीके शुरू हुआ। लेकिन डीके शुरू होने से पहले क्या ग्राफ यहां लेट गया? ग्राफ लेटा, फिर डिक्रीज हुआ। देखो पहले y बढ़ रहा बढ़ रहा बढ़ रहा, यहां पे ग्राफ देखो थोड़ी देर के लिए लेटा और फिर कम होने लगा। कभी भी कोई भी ग्राफ जब आप बनाते हैं, तो चाहे वो डिक्रीज हो रहा हो, डिक्रीज होते होते उसको इंक्रीज होना है, तो हमेशा फिजिकली वो ऐसे बनता है। फिजिकली कोई भी ग्राफ ऐसा नहीं बन सकता, ऐसा ऐसा नहीं बन सकता, है ना। क्वेश्चन में बन सकता है,
समझ में आएगा नहीं, क्वेश्चन भी वैसा ग्राफ बना देगा, लेकिन जब वो पूछे ना फिजिकली, तो फिजिकली ये ग्राफ संभव नहीं है। शार्प टर्न इज नॉट अलाउड इन अ ग्राफ। शार्प टर्न, देखो ऐसा ग्राफ फिजिकली सही नहीं होता है। शार्प टर्न अलाउड नहीं होता है। अचानक से तू बढ़ रहा होगा, तुरंत से नहीं गिरेगा। तो क्या जहां पे मैक्सिमा हो रहा, कहां पे मैक्सिमा हो रहा, देखो यहां पे कहीं x1 पे, और मिनिमा कहां पे हो रहा, कहीं x2 पे। ये मैं मिटा देता हूं क्योंकि इससे हमें कोई मतलब नहीं है, हम यहां पे इस मैक्सिमा की बात कर रहे हैं ना। चलो तुम्हें इतना ही सीखना है फिजिक्स में, ज्यादा नहीं सीखना है। मैथमेटिक्स में ग्लोबल मैक्सिमा और लोकल मैक्सिमा भी होता है, लेकिन उसके बारे में मैं बात नहीं करना। हमें बस इस नेचर को समझना है, हमें बस इस नेचर को समझना है, ठीक है ना। चलो देखो इधर, तो मैं यहां पे बात करूं एट मैक्सिमा, और यहां पे बात करूं एट मिनिमा। तो मिनिमा कहां पे है, मिनिमा कहां पे बताओ सर, x2 पे। मैक्सिमा कहां पे, x1 पे। मैक्सिमा इट एज एट x1, मिनिमा इज एट x2। क्या जहां पे मैक्सिमा है और मिनिमा है वहां से स्लोप जीरो हो गया है? हां। अब b को देखिए और e को देखिए, आपने क्या बोला है कि b पे y की मैक्सिमम वैल्यू है एंड e पे y की मैक्सिमम वैल्यू है। तो आप यहां पे लिख सकते हैं y इज मैक्सिमम एट x1 एंड y इज मिनिमम एट x2। तो ध्यान से देखिए, जहां पे y मैक्सिमम हुआ है वहां पे स्लोप क्या है बताओ, जीरो। तुमने खुद बोला है। तो बिना स्लोप जीरो किए हुए ग्राफ का फेज ट्रांजिशन नहीं हो सकता। बिना स्लोप जीरो किए हुए ग्राफ का फेज ट्रांजिशन नहीं हो सकता। फेज ट्रांजिशन तभी होगा, फेज ट्रांजिशन का मतलब, मैं बहुत बड़ी बात नहीं बोल रहा हूं, फेज ट्रांजिशन का मतलब है मैक्सिमा या मिनिमा होना। बढ़ रहा मैक्सिमा गेन करके डीके होगा, मिनिमा गेन करके ग्रोथ होगा। तो या तो आप अपने लाइफ में मैक्सिमा अटेंड करें या मिनिमा, या कोई फंक्शन ग्राफ में मैक्सिमा अटेंड करे या मिनिमा। जब वो मैक्सिमा या मिनिमा अटेंड करेगा तो स्लोप का जीरो होना जरूरी है। तो क्या आप कह सकते हैं मैक्सिमा पे ग्राफ का स्लोप जीरो है, मतलब रेट ऑफ चेंज इन वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स जीरो होगा। देखो यहां पे इंस्टेंटेनियसली वाई कांस्टेंट हो गया, और स्लोप का मतलब क्या होता है, ग्राफ का ग्राफ का स्लोप का मतलब क्या होता है, डिफरेंशिएशन। तो dy बाई dx जीरो होगा, और यहां पे भी dy बाई dx क्या हो जाएगा, जीरो। मतलब आप बात मैक्सिमा की करें या मिनिमा की करें, बात मैक्सिमा की करें या मिनिमा की करें, दोनों जगह पे स्लोप क्या होगा, जीरो होगा। क्यों होगा वो आपको देखिए, देखिए अच्छे से बताइए, चमका आपको बहुत अच्छे से, ग्राफ जीरो हो जाएगा, स्लोप जीरो हो जाएगा। यस सर, बहुत आसान है ये तो। लेकिन मैथमेटिकली डबल डिफरेंस, मैथमेटिकली मैक्सिमा और मिनिमा में कुछ तो डिफरेंस होना चाहिए। आप देखें, कहीं भी अगर आप मैक्सिमा गेन करते हैं तो उस इंस्टेंट पे उस फंक्शन का, उस ग्राफ का स्लोप जीरो हो जाएगा। मतलब ग्राफ का स्लोप जीरो होना, ग्राफ का स्लोप जीरो होना, या उस फंक्शन का स्लोप जीरो होना मतलब डिफरेंशिएशन जीरो होना। तो आपसे कोई पूछे कि y कब मैक्सिमा पे जाएगा, जब उसका स्लोप जीरो होगा, मतलब डिफरेंशिएशन जीरो होगा। मिनिमा पे कब जाएगा, जब उसका डिफरेंशिएशन जीरो होगा। y विल बी मैक्सिमा और मिनिमा वेयर dy बाई dx इज इक्वल टू जीरो। dy बाई dx मतलब स्लोप जीरो। फील आ गया बहुत अच्छे से, मैंने बहुत तरीके से समझाया तुम्हें। लेकिन सर स्लोप जीरो होगा, वहां पे मैक्सिमा भी हो सकता है और मिनिमा भी। हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे कि वहां पे मैक्सिमा है या मिनिमा है? तो ढंग से सुनना, बताओ यहां पे स्लोप क्या है सर, पॉजिटिव, और ये रोता हुआ ग्राफ है तो स्लोप यहां पे क्या हो रहा है, डिक्रीज। इसलिए तो रोता हुआ स्लोप है, मतलब रोता हुआ ग्राफ है। तो आप कहोगे चेंज इन स्लोप मतलब डबल डिफरेंशिएशन। डबल डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, निगेटिव। कहां पे, मैक्सिमा पे। और मैंने इसलिए आपको समझाया है कि मैक्सिमा देखो कितना खराब है, तुम्हारे लाइफ के लिए भी मैक्सिमा खराब है। तुम चाहो तो तुम ग्रोथ में रहो, मिनिमा अटेंड करके लगातार, मिनिमा अपने लाइफ में अटेंड कर लो। 11 पास करने के बोलो 11 तो मेरा मिनिमा अभी बहुत ऊपर जाना है, 12 पास करने के बाद बोलो ये तो मेरा मिनिमा अभी बहुत ऊपर जाना है। तो जहां पे तुम मिनिमा गेन करोगे ना, वहां पे स्लोप में चेंज क्या हो रहा है, पॉजिटिव। तो वहां पे डबल डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। और इसको तुम्हें याद रखना है बेटा, ये तुम्हें याद रखना है। और मैंने यहां पे समझाया है, बार बार समझ के तुम्हें नहीं विजुअलाइज करना है, तुम्हें यह बात याद रखना है। यह बात क्या करना है, तुम्हें याद रखना है। डबल डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है, चेंज इन स्लोप। आप लास्ट लेक्चर में देखेंगे, प्रैक्टिस सेशन में आपको समझ आ जाएगा। मैंने आपको बताया, देखो सिंगल डिफरेंशिएशन का मतलब होता है स्लोप। अच्छा बताओ यहां पे स्लोप कैसा है,
सर यहाँ पॉजिटिव था, ये जीरो हुआ, ये निगेटिव हो गया, लगातार स्लोप घट रहा है, तो चेंज इन स्लोप को हम डबल डिफरेंशिएशन कहते हैं। मैक्सिमा खराब चीज है, इसलिए वहां पे डबल डिफरेंशिएशन निगेटिव आया है, और मिनिमा अच्छा चीज है, इसलिए वहां पे डबल डिफरेंशिएशन पॉजिटिव आया है। ये अपने को क्या याद करना है, रट्टा लगाना है। मैंने समझा दिया, लेकिन आपको ये क्या करना है, रट्टा लगाना है। क्लियर है ये बात? मैक्सिमा पे सिंगल डिफरेंशिएशन जीरो, मिनिमा पे भी सिंगल डिफरेंशिएशन जीरो, मैक्सिमा पे डबल डिफरेंशिएशन निगेटिव। ऐसे याद रखो ना कि मैक्सिमा पे ग्राफ रोता है क्योंकि उसका डबल डिफरेंशिएशन निगेटिव होता है, मैक्सिमा पे ग्राफ रोता है क्योंकि उसमें डबल डिफरेंशिएशन निगेटिव होता है, और मिनिमा पे ग्राफ हंसता है क्योंकि उसका डबल डिफरेंशिएशन पॉजिटिव होता है। समझ में आया कि नहीं है? समझ में आया कि नहीं है? चलो अब यहां पे हम देखेंगे क्वेश्चन। अब मान लीजिए एक सवाल है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5, देन फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ y। हमें मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ y कैलकुलेट करना है, y की मैक्सिमम और y की मिनिमम वैल्यू। देखिए बेटा, y x पे डिपेंड कर रहा है, y की हमें कोई भी वैल्यू नहीं पता, हमें फॉर्मूला पता है कि y इज इक्वल टू ये दिया हुआ है, फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ y। तो सबसे पहली बार आप सीख रहे हैं, लेकिन आप सीख जाएंगे, घबराइए नहीं। आप मुझे ये बताइए कि y विल बी मैक्सिमम और मिनिमम वेयर, कहां y मैक्सिमम और मिनिमम होता है, बताना कहां y मैक्सिमम और मिनिमम होता है, कहां होता है, जहां पे उसका सिंगल डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है, जीरो। वेयर dy बाई dx इज इक्वल टू जीरो। यहां तक तुम्हें समझ आ गया ना, तो मैक्सिमम मिनिमम समझ आ गया, अब कुछ ज्यादा जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि तुम्हें मैथमेटिक्स नहीं पढ़ना, तुम्हें फिजिक्स ही पढ़ना है। यकीन मानो मेरा, ये तुम समझ गए ना, बोलो जय हिंद, हो गया काम। ये समझ गए तो बोलो जय हिंद, हो गया काम, कोई दिक्कत नहीं, मोक्ष मिल गया। ये समझ गए ना तो हो गया काम साहब। y विल बी मैक्सिमम और मिनिमम वेयर dy बाई dx इज जीरो, हो गया। अब देखो ये y है, इसका स्लोप जीरो मतलब डिफरेंशिएशन जीरो, तो इसको डिफरेंशिएट करो। चलो dy बाई dx इज इक्वल टू, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा सर, 2x, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, माइनस 4x में माइनस 4 बाहर, x का डिफरेंशिएशन 1 प्लस 5 का डिफरेंशिएशन 0। ये सर स्लोप की वैल्यू है, क्या है 2x माइनस 4 प्लस 0 ऐड करने की कोई जरूरत नहीं। अब इसको तुम पुट कर दो 0 के बराबर, इसको तुम पुट कर दो 0 के बराबर। क्यों सर 0 क्यों रख रहे हो? अरे भाई y मैक्सिमम मिनिमम वही होगा, अरे y मैक्सिमम मिनिमम वही होगा जहां वो लेटेगा। मैक्सिमा से मिनिमा आने के लिए लेट जाता है, बिना लेटे मैक्सिमम मिनिमा गेन नहीं होता है। पहले मोक्ष मिल पाने के लिए तुम्हें लेटना पड़ेगा, तो मैक्सिमा और मिनिमा पाने के लिए तुम्हें लेटना होगा। मैक्सिमा मिनिमा पाने के लिए क्या करना होता है, लेटना होता है। लेटने का मतलब स्लोप जीरो हो गया, लेट गया ग्राफ। ऐसे ये लेटी हुई रेखा का स्लोप क्या होता है, जीरो। रेखा जैसे जैसे खड़ी होती है उसका स्लोप बढ़ता है, लेटी हुई रेखा का स्लोप होता है जीरो। रेखा जैसे जैसे खड़ी होती है उसका स्लोप बढ़ता है, और इसका रेखा का स्लोप हो गया इनफाइनाइट। समझ आया कि नहीं आया? चलो, तो यहां से स्लोप जीरो रखना है, तो 2x माइनस 4 इज इक्वल टू जीरो। तो 2x इज इक्वल टू 4, तो x बराबर 2। x की एक ही वैल्यू आई है 2, जहां पे स्लोप जीरो होगा। ये x की वैल्यू है बेटा, ये y नहीं है। इसका आंसर मत बोल देना, कई लोग 2-2 लिख रहे हैं। अरे लाला रुक जा यार, ये तो x निकाला है ना तूने, जहां पे स्लोप जीरो है, x है ये। तूने स्लोप निकाला, dy बाई dx निकाला, को स्लोप कहता है, dy बाई dx निकाला, जीरो रख दिया। तो dy बाई dx कहां पे जीरो है, x इज इक्वल टू 2 पे। तो यहां पे लिखेगा एट x इज इक्वल टू 2, स्लोप इज dy बाई dx जीरो, स्लोप इज जीरो, स्लोप इज जीरो। या कह सकते हो एट x इज इक्वल टू 2, y विल बी मैक्सिमम और मिनिमम, y विल बी मैक्सिमम और मिनिमम। पहला सवाल है, इसलिए इसको अच्छे से डिटेल में हम समझते हैं। पहला सवाल इसलिए हम अच्छे से इसको डिटेल में समझते हैं। क्लियर है? चलो, अब x इज इक्वल टू 2 पे y मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा, हमें नहीं पता। सर क्यों नहीं पता आपको? क्योंकि स्लोप जीरो मैक्सिमम और मिनिमम दोनों जगह कहीं भी हो सकता है। बेटा थोड़ी सी कम एनर्जी से पढ़ा रहा हूं मैं, क्योंकि 3-4 दिन से मेरे पैर में भयंकर पेन हो रहा है। मैं डॉक्टर को दिखाऊंगा कल, टाइम नहीं मिल रहा था, कल मैं डॉक्टर को दिखा के आऊंगा। बहुत ही ज्यादा स्वेलिंग और पेन है, इसलिए मैं चल भी नहीं पा रहा है। कोई बात नहीं। तो देखो, एट x इज इक्वल टू 2, y विल बी मैक्सिमम। तो यहां पे अब y मैक्सिमा और मिनिमा को गेन करा है। हमें नहीं पता कि एग्जैक्टली मैक्सिमा या मिनिमा है, तो हम क्या करें, ये हम कैसे जस्टिफाई करें, कहां मैक्सिमा होगा कहां मिनिमा होगा। तो मैंने आपको क्या बताया है,
मैक्सिमा पे ग्राफ रोता है और मिनिमा पे ग्राफ हंसता है, क्योंकि वो मैक्सिमा पे डबल डिफरेंशिएशन निगेटिव होता है। तो ये जो मैंने डिफरेंशिएशन किया है ये सिंगल है, ये आपका dy बाई डी एक्स है, ये आपका dy बाई डी एक्स है 2x माइनस 4। इसको एक बार और डिफरेंशिएट कर दीजिए, इसको एक बार और डिफरेंशिएट कर दीजिए, एक बार और डिफरेंशिएट कर दीजिए। जब एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका डबल डिफरेंशिएशन, ये हो जाएगा 2। मतलब यहां पे डबल डिफरेंशिएशन पॉजिटिव आया है, हेंस y विल बी बताओ पॉजिटिव आ जाए मतलब हंस रहा है। हंसता कहां पे ग्राफ? मिनिमा पे, मिनिमा पे ग्राफ हंसता है। y विल बी मिनिमम एट x इज इक्वल टू 2। तुम चिंता मत करो, इसका भी मैं मास्टर बताऊंगा, सवाल में कैसे डील करना है समय के साथ मैं बता दूंगा, तुम्हें इतना नहीं करना पड़ेगा, इतना नहीं करना पड़ेगा। लेकिन पहला सवाल है तो कंप्लीट हम स्टेप फॉलो करके करेंगे। अब बताओ कि y विल बी मैक्सिमम और मिनिमम, तो y होगा मिनिमम। कैसे पता चला? क्योंकि डबल डिफरेंशिएशन उसका पॉजिटिव आया, तो x इज इक्वल टू 2 पे y विल बी मिनिमम हमें पता चल गया है, पता चल गया है। तो अब मैं लिखूंगा y की मिनिमम वैल्यू, y विल बी मिनिमम कब? x इज इक्वल टू 2 पे, दैट इज इक्वल टू 0। तो 2 यहां पे पुट करेंगे, 2 का होल स्क्वायर 4, 2 का होल स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई 2 प्लस 5, तो ये हो जाएगा 4 माइनस 8 प्लस 5, 9 माइनस 8 इज 1, 1 इज अ करेक्ट आंसर। सर ये तो आपने मिनिमा ही निकाला, मैक्सिमा क्या होगा? तो हर बार मैक्सिमा हो ये जरूरी नहीं है, कोलिजन में होगा ना शार्पटन। बेटा मैं पढ़ाऊंगा ना यार, मैं मास्टर हूं, थोड़ा सा समय दे, कोलिजन पढ़ाऊंगा तो मैं पढ़ा दूंगा। कोलिजन में भी शार्पटन ही होगा, क्योंकि कोलिजन में थोड़ा सा चिपकोगे तो चिपकने में समय लगता है कि इनफाइनेटली स्मॉल टाइम के लिए चिपकोगे। ऐसा कौन सा चिपकना होगा, ऐसा कौन सा कोलिजन होगा, ऐसा किसके साथ तुम टकराओगे जो इनफाइनेटली स्मॉल टाइम के लिए टकराओगे? अरे जब टकराओगे ही, चिपकोगे ही, तो थोड़ा समय लेना, और समय लेते ही है। कोलिजन बहुत जल्दी थोड़ी ना होता है, अरे मिली सेकेंड भी हुआ, वो भी तो एक टाइम इंटरवल हुआ ना। चलो अब बताओ मुझे यहां पे कि यहां पे मिनिमम आया, लेकिन आपने पूछा मैक्सिमम और मिनिमम था, तो y की मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी ही नहीं, क्योंकि तुम्हारा स्लोप dy बाई डी एक्स एक ही जगह पे 0 है, तो या तो मैक्सिमा होगा नहीं तो मिनिमा होगा। अब जरूरी थोड़ी ना है ये ग्राफ मैक्सिमा और मिनिमा दोनों को अटेंड कर ले, हमेशा मैक्सिमा मिनिमा बने ये जरूरी नहीं है। हां कई ग्राफ में मैक्सिमा मिनिमा दोनों बन सकता है, कई ग्राफ में सिर्फ मैक्सिमा होगा, कई फंक्शन के लिए सिर्फ मिनिमा होगा। तो यहां पे y की मिनिमम वैल्यू 1 होगी, 1 से कम नहीं हो सकता, चाहे तुम कुछ भी रख लो, x को रख लो के देख लेना यहां पे x को रख के देख लेना, x की कोई भी वैल्यू रख लो, y की मिनिमम वैल्यू 1 होगी, उसके बाद y की वैल्यू ज्यादा ही मिलेगी। समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आई ये बात कि तुम x की कोई भी वैल्यू रखो, y की मिनिमम पॉसिबल वैल्यू एक ही आएगा, इससे छोटा वैल्यू नहीं हो सकता। हां बड़ी वैल्यू की कोई लिमिट नहीं है, क्योंकि यहां पे मैक्सिमा एग्जिस्ट नहीं कर रहा, यहां पे मैक्सिमा एग्जिस्ट नहीं कर रहा। क्लियर है ये बात? चलिए अब देखिए, इफ y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर मैंने 6x स्क्वायर प्लस 12, देन फाइंड मैक्सिमा एंड मिनिमा वैल्यू ऑफ y। चलिए अब यहां पे हम सॉल्व करते हैं और लिखते हैं y विल बी मैक्सिमम और मिनिमम एट dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। y का मैक्सिमम और मिनिमम वहीं पे होगा जहां पे उसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है 0। तो चलिए इसको डिफरेंशिएट करिए, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0 लिखिए। एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन हो जाएगा बेटा 3x स्क्वायर, बहुत अच्छे सिखाया है। एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर माइनस 6x स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा बेटा 12x प्लस 12 का डिफरेंशिएशन 0 इज इक्वल टू 0। ये आ गया, यहां पे लिखा ही है 0, कोई बात नहीं, दो बार लिखने की जरूरत नहीं है। अब यहां से आप एक काम करें, 3x को कॉमन निकाल लें। जब आप 3x को कॉमन निकालेंगे तो यहां पे बचेगा x और यहां पे बचेगा 4, दैट इज इक्वल टू 0। दैट इज इक्वल टू क्या होगा 0, ठीक है। अब 3x इज इक्वल टू 0, x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, तो आप लिखेंगे x इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू 4। तो यहां पे x की दो वैल्यू आई जहां पे स्लोप 0 है, मतलब हो सकता है कि दोनों मैक्सिमा हो सकता है दोनों मिनिमा हो, है ना, क्योंकि बेटा जहां पे स्लोप 0 होता है ना, जहां पे डिफरेंशिएशन 0 होता है, वहां पे मैक्सिमा और मिनिमा दोनों में से कुछ भी एग्जिस्ट कर सकता है। मैक्सिमा और मिनिमा दोनों में से कुछ भी एग्जिस्ट कर सकता है, ठीक है बेटा, कुछ भी एग्जिस्ट कर सकता है। तो स्लोप कितने जगह पे 0 है? तो देखो यहां पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना है, स्लोप 2 जगह पे 0 है।
अच्छा सर, स्लोप दो जगह पे जीरो आ रहा है, तो हम कैसे पता करें? डबल डिफरेंशिएशन। यहां पे और यहां पे, जहां पे स्लोप जीरो है, कहां पे स्लोप जीरो है सर? यहां पे भी और यहां पे भी स्लोप जीरो है। तो जहां पे स्लोप जीरो वहीं पे डबल डिफरेंशिएशन चेक करना है। तो पहले डबल डिफरेंशिएशन निकालिए तो सही। आइए, सिंगल डिफरेंशिएशन ये है, चाहे तो आप फिर से लिख ले, dy बाई डी एक्स की वैल्यू है 3x स्क्वायर माइनस 12x। अब इसको एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे तो बेटा ये हो जाएगा 6x माइनस 12। क्या है बेटा, बोलो अच्छे से, 6x माइनस 12। देखिए 6x माइनस 12, ये डबल डिफरेंशिएशन है। सर डबल डिफरेंशिएशन पॉजिटिव है नेगेटिव, ये हमें कैसे पता चलेगा? तो तुम्हें कहां देखना है डबल डिफरेंशिएशन? यहां 0 पे एंड 4 पे। तो यहां पे डबल डिफरेंशिएशन हम चेक करते हैं x इज इक्वल टू 0 पे। तो जैसे ही बेटा यहां पे 0 रखेंगे तो आएगा -12। और डबल डिफरेंशिएशन हम चेक करते हैं, ये डबल डिफरेंशिएशन में x की वैल्यू पुट कर रहा हूं 4, तो x की वैल्यू 4 पुट करेंगे तो ये आएगा 6 मल्टीप्लाई 4, 24 माइनस 12, 24 माइनस 12 इज इक्वल टू +12। ये मैंने डबल डिफरेंशिएशन की वैल्यू निकाली है। चिंता मत करना बेटा, ये मैक्सिमम मिनिमा का सबसे मुश्किल सवाल है, और ऐसा सवाल, इतना टफ सवाल फिजिक्स में कहीं नहीं आएगा। और जब आएगा ही नहीं, इससे इजी आएगा, और उससे इजी सवाल के लिए भी मैं आपको MR स्टार बताऊंगा, ठीक है ना? इसको करना पड़ेगा। कई लोग चैट में लगे हैं और नहीं कर रहे हैं, तो आपकी गलती है बेटा। कल को रिपीट करने को बोला ना तो बहुत कूटूंगा मैं। रिपीट वर्ड नहीं दिखना चाहिए। अच्छे से यहां पे कंसंट्रेशन से पढ़ो। देखो तो क्या ये आंसर है क्या? नहीं, ये आंसर नहीं है। ये है हमारा डबल डिफरेंशिएशन की वैल्यू। डबल डिफरेंशिएशन की वैल्यू निगेटिव आने का मतलब है कि ग्राफ यहां पे रो रहा है, मतलब यहां पे एग्जिस्ट करेगा मैक्सिमा। तो आप लिखेंगे y विल बी मैक्सिमम कहां पे? तो मैक्सिमम मिनिमम दो ही जगह हो सकता है, x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 4 पे, एट x इज इक्वल टू 0, क्योंकि x इज इक्वल टू 0 पे डबल डिफरेंशिएशन निगेटिव है। और आप यहां पे लिखेंगे y विल बी मिनिमम, क्योंकि डबल डिफरेंशिएशन पॉजिटिव आने का मतलब है कि ग्राफ हंस रहा है, और हंसता कहां पे? मिनिमा पे। तो y विल बी मिनिमम एट x इज इक्वल टू 4। y विल बी मिनिमम एट x इज इक्वल टू 4। तो आपने पहले डिफरेंशिएट करके यह पता किया कि स्लोप कहां 0 है, फिर आपने डबल डिफरेंशिएशन किया और उस जहां पे भी स्लोप 0 है उसकी वैल्यू पुट करी, और फिर देखा कि डबल डिफरेंशिएशन निगेटिव आ गया, मतलब वहां पे मैक्सिमा एग्जिस्ट करेगा, और डबल डिफरेंशिएशन पॉजिटिव आ गया, वहां पे मिनिमा एग्जिस्ट करेगा। तो मैक्सिमा होगा x इज इक्वल टू 0 पे और मिनिमा होगा x इज इक्वल टू 4 पे। अब x इज इक्वल टू 0 और 4 यहां पे पुट कर दीजिए, तो आपका इक्वेशन x³ 6x स्क्वायर प्लस 12। देखिए y इज इक्वल टू x³ 6x स्क्वायर प्लस 12 लिखेगा। y विल बी मैक्सिमम एट x इज इक्वल टू 0। जब यहां पे 0 रखेंगे तो यह आएगा आपका +12। एक मिनट बेटा देख लेता हूं मैं। मैक्सिमम होगा x इज इक्वल टू 0 पे, ठीक है, और y विल बी मिनिमम, यहां पे मिनिमा के लिए पुट करेंगे आप x को 4, तो यहां पे 4 का क्यूब क्या हो जाएगा? 64 माइनस 6 और 4 का होल स्क्वायर 16 प्लस 12। एक मिनट, कुछ गलत कर दिया क्या मैंने? एक मिनट बेटा। x इज इक्वल टू 0 पे y विल बी मैक्सिमम, क्योंकि डबल डिफरेंशिएशन निगेटिव आ रहा है, x इज इक्वल टू 0 पे, तो 0 पुट करेंगे तो ये 0 12 आएगा, माइनस 6x स्क्वायर है, ठीक है, ठीक है बेटा। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो 64 प्लस 12, तो ये हो जाएगा बेटा 74 माइनस 96, तो ये कुछ निगेटिव में आ जाएगा। आप सब्ट्रैक्ट कर लो, ये कितना हो जाएगा? वैसे कर सकते हैं ना, बहुत आसान है। 74 84 और 94 20, और ये आ जाएगा आपका 22 माइनस 22, ठीक है बेटा, यस -22। तो -22 इज अ मिनिमा एंड +12 इज अ मैक्सिमा। क्लियर है क्या बात बेटा? एक मिनट, अच्छा, सॉरी, मैंने गलत कर लिया यहां पे। ये आपका आ जाएगा 76 और ये आ गया 96, तो ये हो जाएगा आपका -20। तो -20 इज अ मिनिमा, -20 आई एम सॉरी, गलत हो गया मेरे से, ठीक है, तो ये हो गया मिनिमा। सर क्या फिजिक्स में इतना करना पड़ेगा? नहीं, फिजिक्स का MR स्टार में तुम्हें अभी थोड़ा हिंट दे देता हूं, सुनना। वो पता है क्या बोलेगा?
जैसे वाई एक्स का फॉर्मूला गिवन है तो पता है क्या बोलेगा, सुनो, तुम्हें घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं, मेरी बात सुनना। वो बोलेगा फाइंड मैक्सिमम वेलोसिटी। तो हमें पता चल गया जहां पे स्लोप जीरो वहां पे मैक्सिमम ही होगा, चेक नहीं करना होगा। बस ये देखना होगा कि जहां पे किसी भी चीज का मैक्सिमा एग्जिस्ट करता है वहां पे उसका डिफरेंशिएशन जीरो होता है। जहां पे किसी भी चीज का मैक्सिमा एग्जिस्ट करता है वहां पे स्लोप जीरो ही होता है। आपको घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। -20, ठीक है बेटा, आपको घबराने की जरूरत नहीं। वेलोसिटी जहां पे दिया होगा वहां पे वो पता चल जाएगा। सॉरी, वो पूछेगा मैक्सिमम पोजीशन बताओ, तो तुम्हें सवाल में या तो मैक्सिमम पूछेगा नहीं तो मिनिमम ही पूछेगा। तुम्हें इतना कैलकुलेशन करने की कभी जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है, तुम्हें इतना कैलकुलेशन करने की कभी जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। चलो, तो अब अपन आते हैं, एक छोटा सा सवाल है मेरे पास, ये 9th क्लास के ग्रेविटेशन का सवाल है। 9th क्लास, सर 9th क्लास से आप सवाल पूछ रहे हो? हाँ बेटा, 9th क्लास का एक सवाल है, ठीक है। देखो, गॉट इट, टेक केयर, नो प्रॉब्लम, चमका, ओके सर। x इज इक्वल टू 0 कैसे है? क्वाड्रेटिक सॉल्व किया बेटा, क्वाड्रेटिक सॉल्व करना आपने 9th 10th में सीखा होगा, क्वाड्रेटिक सॉल्व किया होगा। वेलोसिटी से रिलेटेड क्वेश्चन कराएंगे ना बेटा, पूरा फिजिक्स पढ़ना है यार, पूरा फिजिक्स पढ़ना है, सब कुछ कराएंगे। काहे इतना थक रहे हो? अरे काहे थक रहे हो भाई, सब कुछ कराएंगे। और इतना कराएंगे ना कि तू बोलेगा कि सर रहने दो, इतनी मेरी औकात नहीं है। तुम चिंता मत करो, जो पढ़ा रहा हूं ना वो पढ़ो, भरोसा करो यार। देखो, भरोसा बहुत जरूरी है, मास्टर से अगर पढ़ रहे हो ना तो भरोसा बहुत जरूरी है। और भरोसा तुम ऐसे मत कर लो, वेरीफाई करो, वेरीफाई कर लो कि भरोसा करना चाहिए किसी पे कि नहीं करना चाहिए। वेरीफाई कर लो, बहुत इजी है वेरीफाई करना। सर कैसे करें वेरीफाई? पहले तो देखो जो पढ़ाया जा रहा है वो समझ आ रहा है कि नहीं। उसके बाद वेरीफाई ऐसे करो कि जो कंटेंट मिल रहा है उसको कंपेयर कर लो कहीं से, अपने बड़े भैया से, या कोई डॉक्टर है या सिलेक्टेड है रिलेटिव, उससे पूछ लो। तीसरा, मास्टर का एक्सपीरियंस देख लो, मास्टर का एक्सपीरियंस देख लो। इन सब चीजों से वेरीफाई करो, उसके बाद भरोसा करो। मैं इतना पढ़ा दूंगा ना बेटा कि तुम्हें सच में, तुम में से 99% बच्चे कहेंगे, 95% बच्चे कहेंगे सर आपने बहुत ज्यादा पढ़ा दिया सर, इतना कैसे करें। और 5% बच्चा कहेगा सर आपने इतना पढ़ा दिया ना कि एग्जाम में सारे सवाल आपके नोट्स से ही आएंगे। और तुम जो 5% बच्चे होंगे वही सिलेक्ट होंगे, क्योंकि 5% का सिलेक्शन होना है। चले ना, चलो। तो 9th क्लास वाले, फाइंड फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट मास m1 एंड m2 विच इज एट डिस्टेंस r, जो कि कितने डिस्टेंस पे है? r पे। तो चलो, एक पॉइंट मास है बेटा m यहां पे, 2 पॉइंट मास m1 एंड m2, ओके 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 ओके। एक पॉइंट मास है यहां पे m1 और दूसरा पॉइंट मास है यहां पे m2, दोनों के बीच में डिस्टेंस r। ओके सर, दिस इज वेरी 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 इजी क्वेश्चन। दोनों के बीच में फोर्स बताइए। तो 100% बच्चों ने जवाब दिया F इज इक्वल टू G m1 m2 डिवाइडेड बाई r स्क्वायर। सबने पढ़ा है क्या? ये सबने पढ़ा है क्या? पढ़े लिखे बच्चे हो यार तुम, सबने पढ़ा है? यस यस, सबका जवाब है, सबका जवाब है। मिनिमा तो पॉजिटिव होता है। अरे भाई, मिनिमा में डबल डिफरेंशिएशन पॉजिटिव होता है। y की वैल्यू तो मिनिमा होगी ना, y की वैल्यू तो मिनिमम होगी, तो -20 तो मिनिमा हुआ। मिनिमा पे क्या पॉजिटिव होता है? डबल डिफरेंशिएशन बेटा, डबल डिफरेंशिएशन, ठीक है ना। मिनिमा पे डबल डिफरेंशिएशन पॉजिटिव होता है। कई बच्चों का डाउट होगा, समझ जाएंगे। चलो, यस, ओके बेटा, ओके। अब ये दूसरा सवाल करो। पहला सवाल तुमने एकदम जोरदार सॉल्व किया है। सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन, रामलाल गेट्स 10 आउट ऑफ 10। ओके, चीयर्स, जोरदार बधाई हो। 10 में से 10 नंबर मिला, ये नंबर है बे, बस हम कंफ्यूज मत होना। कई बच्चे पूछेंगे सर ये 10/10 कहां से किया? अरे भाई, रामलाल को नंबर मिला है। ये आज के फिजिक्स के क्लास में रामलाल को 10 में से 10 नंबर मिला। पहला सवाल उसने सही सॉल्व किया। अब दूसरा सवाल करते हैं। दूसरा सवाल क्या कहता है? फाइंड फोर्स बिटवीन पॉइंट मास एंड द रॉड ऑफ लेंथ एल। पॉइंट मास का मास है स्मॉल m, मान लेते हैं, और उससे स्मॉल r डिस्टेंस पे, डायग्राम में सारी बातें नहीं लिखी, मैं यहां पे बना देता हूं। स्मॉल r डिस्टेंस पे एक रॉड है बेटा, स्मॉल r डिस्टेंस पे एक रॉड है। देखिए, एक रॉड है स्मॉल r डिस्टेंस पे, जिसका लेंथ है बेटा, जिसका लेंथ है l, जिसका मास है कैपिटल M। इन दोनों के बीच में फोर्स बताइए। लैग बफरिंग कहां? मेरे फोन में तो नहीं हो रहा, क्लियर एकदम। चलो,
अब इन दोनों के बीच में फोर्स बताओ क्या होगा। अरे यार, ऑडियो सही नहीं चल रही, तो सही है यहां से, तो सही जा रही है एकदम, यहां से तो जोरदार जा रही है बेटा। लैगिंग लैगिंग, अरे यार क्या करूं मैं। हेलो हेलो, इन दोनों के बीच में फोर्स बताइए तो। पॉइंट मास है, यहां देखिए पॉइंट मास है, पॉइंट मास, और एक रॉड है। रॉड को मैं फिर से ऐसे बना सकता हूं, रॉड का लेंथ एल है, मास है उसका कैपिटल एम। इन दोनों के बीच में फोर्स बताइए क्या होगा। सब लोगों ने यस टाइप कर दिया है, फटाफट स्टार्ट करते हैं। चलिए बेटा, मैंने दो क्वेश्चन लिखा था, पहले क्वेश्चन का जवाब बिल्कुल ही शानदार तरीके से एकदम सही दिया था। रामलाल ने बोला हमने 9th क्लास में पढ़ा है, m1 मास है, m2 मास है, दोनों के बीच में डिस्टेंस है r, तो फोर्स होगा F इज इक्वल टू जी m1 m2 बटा आर स्क्वायर। मैंने रामलाल को नंबर दिए 10 आउट ऑफ 10, रामलाल टॉप कर गया। अब रामलाल को मैंने दूसरा सवाल दिया, रामलाल को, एक पॉइंट मास है और एक रॉड है, रॉड का लेंथ है एल, मास है एम। इन दोनों के बीच में फोर्स कितना होगा ये बताइए, इन दोनों के बीच में फोर्स कितना होगा, पॉइंट मास एंड इस रॉड के बीच में फोर्स कितना एक्ट होगा, क्या बता पाएगा? नो वीडियो। बताइए इन दोनों के बीच में फोर्स कितना होगा, फटाफट बता दीजिए। ऑल क्लियर, ठीक है बेटा, वो तो क्लियर है। इन दोनों के बीच में फोर्स कितना होगा, फटाफट बता दीजिए। क्या मैं सेंटर ऑफ मास को लेके निकाल लूं फोर्स? क्या मैं सेंटर ऑफ मास को लेके फोर्स निकाल लूं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं निकाल सकते, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स दो पॉइंट के बीच में इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r² होता है, नीचे r² आता है। तो इस आधे रॉड की वजह से जो पास में है फोर्स ज्यादा लगेगा, और उस आधे रॉड की वजह से फोर्स थोड़ा कम लगेगा क्योंकि डिस्टेंस ज्यादा हो गया। तो हम सेंटर ऑफ मास को कंसीडर करके फोर्स नहीं निकाल सकते। कुछ लोगों का जवाब सही भी है। चलिए बताते हैं हम यहां पे फोर्स कैसे निकालें। तो न्यूटन साहब ने बोला कि मेरा फॉर्मूला यहां पे अप्लाई नहीं होगा, मेरा फॉर्मूला यहां पे गलत हो जाएगा। मैं लिख देता हूं, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इज ओनली वैलिड न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, मतलब न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो फोर्स है F इज इक्वल टू जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर, ओनली वैलिड फॉर पॉइंट एंड स्फेरिकल मास। सिर्फ पॉइंट मास और स्फेरिकल मास के लिए सही होता है। कौन सा फॉर्मूला? ये वाला जो फॉर्मूला है ना, F इज इक्वल टू जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर। एक रॉड और पॉइंट मास के बीच में आप फोर्स इस फॉर्मूले से नहीं निकाल सकते। मेरे और इस रॉड के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स तो लगेगा, ऐसा नहीं कि लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का मतलब ग्रेविटेशन नहीं लगेगा, ऐसा नहीं है। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ने बोला था एवरी मैटर इन दिस यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर मैटर। तो उन दोनों के बीच में फोर्स तो बेटा लगेगा, फोर्स बिल्कुल लगेगा, लेकिन उस फोर्स को हम कैलकुलेट नहीं कर सकते न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के फॉर्मूले से। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का फॉर्मूला सिर्फ और सिर्फ, क्या ऑडियो एंड वीडियो क्लियर? तो एक बार वाई लिख दीजिए फटाफट। कई बच्चे लिख रहे हैं वीडियो लैग हो रहा है, बफरिंग हो रहा है। नो सर, क्लास स्टार्ट हो गई क्या दिख रहा है, मैं क्या कर रहा हूं? और यहां पे वाई लिख दीजिए तो, अगर सब कुछ सही है तो। थैंक यू सो मच, लिख दिया आपने वाई, बिल्कुल सही है। चलो, अब कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होगा। फालतू के चैट मैं एक एक करके नाम लिखूंगा, 2-4 दिन बाद ब्लॉक करवा दूंगा, कोई बात नहीं। पूछ रहा है कि भोपाल से कौन है? अरे यहां पे तुम रिश्ता बनाने आए हो कि पढ़ने आए हो? बेटा पढ़ लो, कॉलेज में जाओगे ना तो बढ़िया बढ़िया रिश्ता बन जाएगा। और कॉलेज में नहीं पहुंचे ना तो गधा भी नहीं पूछेगा तुमको, समझ में आया कि नहीं आया? तो ढंग से पढ़ लो। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का जो मैथमेटिकल फॉर्मूला है, न्यूटन ने बोला था सिर्फ पॉइंट मास और स्फेरिकल मास सिमेट्री के लिए इसको लगा सकते हैं। न्यूटन खुद ही कह रहा
कि मैं अपना फॉर्मूला यूज करके ये वाला फोर्स नहीं, इन दोनों के बीच में फोर्स कैलकुलेट नहीं निकाल पाऊंगा, इन दोनों के बीच में फोर्स नहीं निकाल पाऊंगा, तो फिर क्या करें? तो न्यूटन ने एक ऐसा टूल डेवलप किया और उसने बोला कि एक काम करते हैं, मेरा पॉइंट मास और पॉइंट मास के बीच में वैलिड है, तो मैं एक्स डिस्टेंस पे जाके रॉड को बहुत ही छोटा इन्फिनिटली स्मॉल हिस्से में काट लेता हूं जो डीएक्स विड्थ का होगा, और लेट इस डीएक्स विड्थ का जो मास होगा वो कुछ डीएम होगा। पूरे रॉड का मास अगर m है, लॉजिकल बात है, पूरे रॉड का मास अगर m है तो बहुत बहुत छोटे से हिस्से का मास हो जाएगा छोटा dm, और ये एकदम छोटा सा है तो इसको आप पॉइंट मास मान सकते हैं। हाँ सर ये बात ठीक है, इसको हम पॉइंट मास मान सकते हैं। अब न्यूटन कह रहा कि एक काम करो, बहुत छोटा सा हिस्सा ले लो और इस बहुत छोटे से हिस्से को पॉइंट मास मान के इन दोनों के बीच में न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन अप्लाई कर दो। फील करना बेटा इस बात को, आपने यहां पे फॉर्मूला निकाला ना, उसी तरीके से आप यहां पे फॉर्मूला लगाने की कोशिश करेंगे, लेकिन रॉड और पॉइंट मास के बीच में वो नहीं लगेगा। तो क्या करेंगे, रॉड को एकदम छोटे से हिस्से में काट लेंगे और फिर आप इस छोटा सा मास और इस पॉइंट मास के बीच में, आपको पता है बहुत छोटा सा फोर्स लगेगा क्योंकि बहुत छोटा सा पॉइंट मास लिया है। डीएफ इज इक्वल टू, बताइए मास बोलिए, जी एम, और ये छोटा सा मास डीएम, ये छोटा सा मास dm, और इन दोनों के बीच में डिस्टेंस बताइए क्या होगा, इस m और इस छोटे से मास x डिस्टेंस पे जाके मैंने काटा था, x स्क्वायर। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पॉइंट मास और इसके बीच में वैलिड है, तो हमने ये फॉर्मूला लगा दिया। ठीक है, चलिए जब आप यहां पे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो x डिस्टेंस पे जाके छोटा सा हिस्सा और काटे, थोड़ा सा एक्स डिस्टेंस थोड़ा बढ़ा के और छोटा सा हिस्सा काटे, फिर इन दोनों के बीच में फोर्स लिख ले, फिर एक और छोटा सा हिस्सा काटे, फिर इन दोनों के बीच में फोर्स ले ले, ऐसे ऐसे थाउजेंड्स इनफाइनेटली स्मॉल पार्ट काट के सबके बीच में फोर्स लिख ले, इसके और इन सारे छोटे छोटे हिस्से के बीच में फोर्स लिख ले और सबको ऐड कर ले। तो सर ऐसा करने में तो पूरा 1-2 साल निकल जाएगा, तो क्या हम कभी निकाल ही नहीं पाएंगे? निकाल पाएंगे बेटा। सर कैसे निकाल पाएंगे? हम निकाल पाएंगे इंटीग्रेशन से। इंटीग्रेशन का मतलब होता है बहुत सारे छोटे छोटे टर्म्स को जोड़ना, और ऐसे भी कह सकते हैं इंटीग्रेशन का मतलब होता है डिफरेंशिएशन का इनवर्स प्रोसेस। वो मैं आपको समझाऊंगा। डिफरेंशिएशन क्या करता है, बहुत छोटा सा चेंज निकालता है डीवाई में, बहुत छोटा सा चेंज डीएक्स होने की वजह से, डीवाई बाई डीएक्स को हम डिफरेंशिएशन कहते हैं। और इंटीग्रेशन क्या करता है, बहुत छोटे छोटे टर्म जैसे डीएक्स के बीच और इसके बीच लगने वाला फोर्स, फिर अगला छोटा सा आगे जाके डीएक्स मोटाई का काटूंगा, फिर आगे जाके काटूंगा, इन सब को आसानी से जोड़ने का तरीका होता है इंटीग्रेशन। अब समझिए यहां पे इंटीग्रेशन की जरूरत ही क्यों पड़ी? बिना इंटीग्रेशन के काम चल रहा था, हाँ चल रहा था, जब तक हम पॉइंट मास के बीच में फोर्स निकाल रहे थे तब तक चल रहा था, लेकिन एक पॉइंट मास और रॉड के बीच में फोर्स हम नहीं निकाल सकते हैं बिना इंटीग्रेशन के। तो इंटीग्रेशन एक टूल है जो हमारे इनकैपेबिलिटी को, न्यूटन्स लॉ के इनवैलिडिटी को, न्यूटन्स लॉ जहां पे गलत हो रहा था उसको सही बनाने का तरीका। मैं तुम्हें यहां पे इंटीग्रेशन नहीं पढ़ा रहा, मैं बस ये विजुअलाइज कराने की कोशिश कर रहा हूं कि इंटीग्रेशन ना होने से दिक्कत क्या थी बेटा। मैं बस ये विजुअलाइज कराना चाह रहा हूं। ये हम कैसे सॉल्व करेंगे अभी बाद में करेंगे, इंटीग्रेशन पढ़ेंगे तब करेंगे। मैं बस ये बता रहा हूं कि यहां पे हम नहीं कर पा रहे थे, तो न्यूटन ने बोला छोटा छोटा हिस्सा लेके कर लो, लेकिन ऐसे ऐसे हजारों हिस्से बन जाएंगे। तो बोला कि रुको, हजारों हिस्से जोड़ने का मैं एक तरीका डेवलप करता हूं, और उसी तरीका को हमने नाम दिया है इंटीग्रेशन। कि इतना तुम्हें चमका कि इंटीग्रेशन यहां पे न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन फेल हो गया था, तो हमें कुछ ऐसा टूल चाहिए था जो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को वैलिडेट करा दे, और वो टूल का नाम ही हमने इंटीग्रेशन दिया है। बस इतना फील करना था। यहां पे एक और प्रॉब्लम है, चलो ये सर चमका बिल्कुल सही। एक और प्रॉब्लम है, मान लो मैंने ग्राफ बनाया y वर्सेस x, एरिया अंडर द ग्राफ, ग्राफ के अंदर x एक्सिस के साथ जो एरिया ट्रेस हो रहा है उसको हमें कैलकुलेट करना है। तो इस ग्राफ में अगर एरिया हम कैलकुलेट करने जाएंगे, ध्यान से देखिए ये ग्राफ ऐसा बनाया मैंने, ये ग्राफ पैरेलल टू x एक्सिस है, यहां पे कोऑर्डिनेट है इसका x1 x0 y0, x0 y0। ध्यान से देखिएगा, इसका कोऑर्डिनेट x1 मतलब ओरिजिन से देखो x0 डिस्टेंस पे, इसका कोऑर्डिनेट y1 मतलब ओरिजिन से देखो कितना डिस्टेंस पे होगा, y0 पे होगा। इसका एरिया अंडर द कर्व निकालना है, इसका एरिया अंडर द कर्व निकालना है। तो बताइए इसका एरिया अंडर द कर्व क्या होगा? सर ये पूरा निकालना है एरिया, ये पूरा एरिया निकालना है। तो बताओ एरिया कैसे निकालेंगे? बताओ इसका फटाफट फटाफट एकदम स्पीड ऑफ लाइट से रिप्लाई करो, स्पीड ऑफ लाइट से रिप्लाई करो। x0 इंटू y0, यस। x0 इंटू y0, यस। x0 इंटू y0, यस। बिल्कुल सही जवाब बेटा आपका। L इंटू बी, हाँ बेटा
रेक्टेंगल का एरिया हो जाएगा। ये हो गया पूरा का पूरा बेस x0, देखिए ना यहां से यहां का डिस्टेंस x0 और हाइट y0, तभी तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट x0 y0 लिखा था, तो एरिया हो जाएगा सिंपल x0 y0। बहुत बढ़िया बेटा, ये रेक्टेंगल बन रहा था। ग्राफ कैसा था, देखिए ना ग्राफ के अंदर जो एरिया का फॉर्मेशन हो रहा था, ये एरिया कैसा था, रेक्टेंगुलर शेप में था, तो आपने एरिया अंडर द कर्व बहुत आसानी से निकाल लिया। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। अच्छा चलिए, मान लीजिए ये ग्राफ बनाया मैंने, ये ग्राफ कैसा बन रहा है बेटा, ट्रायंगल। देखिए ना ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन बना है, ये स्ट्रेट लाइन यहां से यहां तक, ये कोऑर्डिनेट हो जाएगा आपका 0,0। फील कर, एकदम छोटी छोटी से बात से समझने की कोशिश करिए, इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा बेटा 0,0, और ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है x1, y0। अब ये ग्राफ, ये स्ट्रेट लाइन का ग्राफ एक्स एक्सिस से जितना एरिया ट्रेस कर रहा है यहां तक, ग्राफ का एंडिंग पॉइंट यहीं तक ग्राफ बना है, ये पूरा एरिया हमें कैलकुलेट करना है। चलिए साहब बताइए, ये एरिया बताइए कितना होगा, देखते हैं कितने लोग बता पाते हैं, एरिया बता पाते हैं। एरिया बताइए कितना होगा, एरिया बताइए कितना होगा, फटाफट बताइए एरिया कितना होगा, फटाफट बताइए एरिया कितना होगा, एरिया एरिया कितना होगा, फटाफट बताइए। यस, सबका जवाब सही है, हाफ ट्रायंगल का एरिया लिखेंगे, बेस यहां से यहां तक देखिए x0, तो ये पूरा हो गया x0 और हाइट हो गया y0, x0, y0। कितने लोगों का जवाब है, एकदम बता दीजिए सही है। अरे एकदम स्पीड ऑफ लाइट से जवाब दे रहे हो तुम, एकदम सही बेटा, एकदम सही, एकदम सही है तुम्हारा जवाब, बिल्कुल सही है, एकदम सही है। अब आगे देखते हैं, अब आगे देखते हैं। ये ग्राफ बनाया मैंने, चलिए ये ग्राफ कैसा है, पैराबोलिक टाइप का है, दिखने में पैराबोला जैसा लग रहा है। अगर आपसे रफली इसका इक्वेशन पूछे 4 ऑप्शन देके तब आप बता सकते हैं, है ना। जरूरी नहीं कि एग्जैक्टली पैराबोला हो, y इज इक्वल टू, मतलब एग्जैक्टली y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर हो सकता है y इज इक्वल टू एक्स क्यूब हो या कुछ हो, यहां पे एग्जैक्टली इक्वेशन आप नहीं बता सकते हैं, लेकिन बेस्ट पॉसिबल तो ये अपवर्ड पैराबोला का इक्वेशन लग रहा है, क्योंकि मैंने आपको बताया था y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर भी ऊपर की तरफ उठा होगा, y इज इक्वल टू एक्स का पावर 3 भी ऊपर की तरफ उठा होगा, है ना बेटा। ज्यादा कौन उठेगा, x का पावर 3, तो हम कंपेयर करेंगे तो पता चलेगा। रफली आप बोल सकते हैं। अब ये पैराबोला है, अब हमें एरिया निकालना है इसका। सर कहां से कहां तक एरिया निकालना है, यहां से यहां तक एरिया नहीं निकालना, बस इस वाले पार्ट का एरिया निकालना है। ये जो सैडेड रीजन है ना, देखो यहां से यहां तक, इस वाले पार्ट का एरिया निकालना है। चलो इसका एरिया बताओ क्या होगा, इसका एरिया बोलो क्या होगा, मजा आ जाएगा अगर इसका एरिया तुम बता पाए तो। इसका एरिया, ये x1 है और ये x2 है। इस ग्राफ का एरिया बताओ। पहले दो ग्राफ का एरिया तुमने बहुत ही शानदार तरीके से बताया था, इस ग्राफ का एरिया बताओ। ट्रेपेजियम नहीं बन रहा बेटा, ट्रेपेजियम ऐसा होता है ना रामलाल, ऐसा होगा ना ट्रेपेजियम, ट्रायंगल बनना चाहिए ना, ये सीधा होना चाहिए ना बेटा। ये आपको सीधा दिख रहा है क्या, देखिए ये ट्रेपेजियम कहां दिख रहा है बेटा, ये ट्रेपेजियम नहीं है रामलाल, ये ट्रेपेजियम नहीं है, ये ट्रेपेजियम नहीं है। बताओ क्या करोगे, क्या करोगे बताओ। अब एरिया कैसे निकाले, नॉट पॉसिबल इज अ करेक्ट आंसर। जिस रफ्तार में स्पीड ऑफ लाइट से आपने एरिया निकाला था, जिस रफ्तार से आपने यहां पे एरिया निकाला था, बहुत रफ्तार से निकाला और क्या, तुरंत निकाल लिया तुमने ट्रायंगल का एरिया, क्योंकि ये एरिया अंडर द ग्राफ ट्रायंगुलर बन रहा था, ये रेक्टेंगल बन रहा था, तो आपने बहुत ही रफ्तार से निकाला है, लेकिन इसका एरिया निकालना पॉसिबल नहीं है। और तो न्यूटन ने बोला कि एकदम छोटा छोटा एरिया एलिमेंट ले लो, एकदम छोटा छोटा, जैसे आप यहां पे एक्स पे डिस्टेंस पे जाओ और यहां पे एकदम छोटा सा dx मोटाई का एक हिस्सा काटो। कितने मोटाई का बेटा, dx मोटाई का एक हिस्सा काट लो। ये देखो यहां से यहां तक x दूरी पे जाके dx मोटाई का हिस्सा काट लिया। अब इसका लेंथ कुछ मान लिया हमने y, है ना, कुछ लेंथ तो मानोगे ना बेटा, यहां से यहां तक मैंने लेंथ मान लिया इसका y हाइट पे, और इसकी मोटाई को हमने बोल दिया dx, इसकी मोटाई को हमने बोल दिया dx। अब मैंने इतना छोटा लिया है, इसको इतना छोटा लिया है कि इसको अपन ये वाला हाइट को आप नेग्लेक्ट कर सकते हैं, समझ रहे। यहां पे हालांकि ये पैराबोला का बहुत छोटा सा हिस्सा है, तो आप इसको स्ट्रेट लाइन ही मान सकते, कोई दिक्कत नहीं है। अब इस छोटे से हिस्से का एरिया क्या होगा, एकदम छोटे से हिस्से का, इस वाले हिस्से का एरिया क्या होगा, छोटे से हिस्से का, तो ये तो रेक्टेंगल बना है, छोटे से हिस्से का एरिया हो जाएगा छोटा सा dA बराबर हाइट बोलो y, देखो ये y है बेटा, हाइट y, और इसकी विड्थ क्या है dx, ये हो जाएगा। तो ये तो सिर्फ एरिया निकला है इस छोटे से हिस्से का, एकदम छोटे से हिस्से का। बेसिक मैथमेटिक्स से आप जो 10th क्लास तक जानते थे वो ऐसे नहीं निकाल सकते थे। सर अब क्या करें आगे, अब तो हमें एरिया यहां से यहां तक निकालना था ना, असल में हमें एरिया तो यहां से यहां तक चाहिए, x1 से x2 तक चाहिए। अब क्या करें,
अब यहां पे कुछ कर ही नहीं सकते। अब या तो ये कर सकते हो, यहां से छोटा विड्थ और लो, उसका एरिया लो, फिर एक और छोटा सा विड्थ लो, फिर और लो, फिर और लो, फिर और लो, बहुत सारे काटो, एकदम dx 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 करके 2000 एलिमेंट काटो, फिर उसका एरिया निकालो। तो ये छोटे छोटे से एलिमेंट लेके एरिया निकालना फिर से पॉसिबल नहीं हो रहा था, इसमें 2 साल लगता है इसका एरिया निकालने में। तो न्यूटन ने बोला कि रुको, मैं एक टूल देता हूं और उस टूल का नाम होगा इंटीग्रेशन। जिस तरीके से आपने डिफरेंशिएशन पढ़ा है उससे बहुत आसान होता है इंटीग्रेशन। और उस टूल का, जैसे आपने डिफरेंशिएशन को यूज करना सीखा था, डिफरेंशियल ऑपरेटर क्या होता है बेटा, डी बाई डी एक्स, इसके अंदर आप कुछ रखते थे, उसी तरीके से इंटीग्रेशन का एक टूल होता है और वो इंटीग्रेशन अप्लाई करके इसका एरिया अंडर का बहुत आसानी से निकाला जा सकता है। क्या है वो टूल, उसको हम लिखते कैसे, जैसे प्लस माइनस सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन होता है उसी तरीके का ये टूल होता है। इसको लिखते कैसे है, ऐसे ऐसे, ये रहा, ऐसा साइन बनाते बेटा। हर चीज का एक सिंबल होता है, जैसे बैटरी का भी एक सिंबल है, रेसिस्टेंस का 10th क्लास में एक में सिंबल बना था। ये कुछ नहीं खास बात नहीं, ये सिंबल है। और यहां पे एक लगा देते हैं हम बक्सा और लिख देते हैं dx। ये कहता है इंटीग्रल ऑपरेटर, इसको कहते हैं हम इंटीग्रल ऑपरेटर। ये इंटीग्रल ऑपरेटर है। अब इस बक्से में हम जिसको रख देंगे उसको कर देगा ये इंटीग्रेट। समझ में आ रहा है, ये साइन है इंटीग्रेशन का, ये बक्सा इंटू dx, इंटीग्रल ऑपरेटर विथ रिस्पेक्ट टू x। तो यहां पे अगर मैं इस साइन का यूज करूं तो कैसे करूंगा, तो देखिए बेटा यहां पे कैसे करेंगे, देखिए छोटा सा एरिया, बहुत छोटा सा एरिया इज इक्वल टू y इंटू डी एक्स आया। अब ये है सांप वाला तेरा इंटीग्रेशन, इसको दोनों तरफ लगा दे, लगा दे, दोनों तरफ लगा दे, ऐसे ऐसे लगा दो। तो ये क्या करेगा बताओ, ये छोटा डीए का इंटीग्रेशन, ये y इंटू डी एक्स, इसी को हम कहते हैं इंटीग्रेशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। ये क्या करेगा, देखो अंदर में क्या है, बक्से में क्या है, देखो y, यहां पे देखो ना, कंपेयर करो, तो ये आ गया तेरा इंटीग्रेशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, इसको कहते हैं। ये साइन एक बक्सा और dx लगा होगा, बक्से में जो रख देंगे उसका ये कर देगा इंटीग्रेशन। अब इसको यूज कैसे करना है, इसका फॉर्मूला क्या हो धीरे धीरे सिखाऊंगा, पहले इसका सिग्निफिकेंस दिखा रहा हूं। अब हम इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, इधर डीए है तो इंटीग्रेशन करने के बाद, जोड़ने के बाद आ जाएगा ये टोटल एरिया, टोटल एरिया। तो एरिया इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ y इंटू dx। तो इंटीग्रेशन का फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, वो ग्राफ का एरिया बता देता है। इंटीग्रेशन गिव्स एरिया अंडर द कर्व, और डिफरेंशिएशन क्या देता है सर, डिफरेंशिएशन स्लोप ऑफ अ कर्व। ये आपको समझाया है, बहुत अच्छे से याद रखना है। अब आपको क्या करना है, ये आपको याद रखना है। क्या याद रखना है, डिफरेंशिएशन स्लोप देगा, इंटीग्रेशन एरिया अंडर द कर्व। देखो ना, दो मल्टीप्लाई किया, यहां पे मल्टीप्लाई ही तो y इंटू डी एक्स। और ये इंटीग्रेशन एक ऐसा मैथमेटिक्स अभी सिखाऊंगा क्या है, जो इन सारे एलिमेंट को जोड़ के टोटल एरिया निकाल देगा। देखो ये एरिया निकाल देगा। तो इंटीग्रेशन गिव्स एरिया अंडर द कर्व। हमें पूरा एरिया चाहिए होगा तो पूरा लिमिट रखेंगे। अब x1 से x2 तक चाहिए होगा तो यहां पे लोअर लिमिट इसको बोलते हैं x1 और अपर लिमिट बोलते हैं इसको x2। लिखने कैसे वो सिखा रहा हूं बस, इंटीग्रेशन मैंने अभी तक पढ़ाया नहीं है तुम्हें, इंटीग्रेशन नहीं पढ़ाया मैंने अभी। मैं तुम्हें बस ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि इंटीग्रेशन की जरूरत क्या, इंटीग्रेशन देगा क्या। बोलो डिफरेंशिएशन क्या देगा, डिफरेंशिएशन क्या देगा, स्लोप ऑफ अ कर्व। इंटीग्रेशन क्या देगा, एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर द कर्व। क्लियर, इतना समझ आया कि नहीं आया। अब हम इंटीग्रेशन ऑपरेटर को यूज कैसे करते हैं ये मैं आपको बताऊंगा। इंटीग्रल ऑपरेटर को यूज कैसे करते हैं ये मैं बताऊंगा। जैसे मान लो यहां पे लिखा मैंने y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इंटीग्रेशन, इंटीग्रेट इट, इंटीग्रेट y विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो आप क्या करेंगे बताइए, आप लगाएंगे इंटीग्रेशन का ये ऑपरेटर इंटू बक्सा इंटू dx, ये आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ बक्सा विथ रिस्पेक्ट टू x। अब इस बक्से में क्या पुट करना चाहते हैं आप, y, तो y पुट कर दीजिए। इस बक्से में पुट करेंगे y तो y को इंटीग्रेट कर देगा। क्लियर है। अब यहां पे y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर तो बाद में लेंगे, पहले x टू द पावर n ले लेते हैं। n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 0, 1, 2, 3, 4 एनीथिंग, ये वेरिएबल हो गया। यहां पे क्या रखेंगे, y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर n, x टू दी पावर n इंटू dx। जैसे आपने डिफरेंशिएशन किया था x टू दी पावर n का, डिफरेंशिएशन में पावर क्या होता था, बाहर आ जाता था, और ये डिफरेंशिएशन का उल्टा होता था, तो इससे उल्टा कंसेप्ट से काम करेगा। यहां पे पहले डिफरेंशिएशन का एग्जांपल देख लीजिए, इससे कंपेयर करके हम लोग लिखेंगे n x का पावर n माइनस 1। बताओ कैसे करते थे डिफरेंशिएशन, जो x का पावर था उसको बोलते थे बाहर आ जा, x का जो पावर होता था उसको क्या बोलते थे, बाहर आ जा, और पावर को x से कम कर देते थे। मल्टीप्लीकेशन में बाहर लाके मल्टीप्लाई कर देते थे। इंटीग्रेशन करने का मतलब ये होता है, ये रूल है, ये फॉर्मूला है, ये कहता है कि n को
जो पावर उसमें एक जोड़ दो और एडेड पावर से ही नीचे डिवाइड करो, नीचे n नहीं लाना, वहां पे मल्टीप्लाई तो यहां पे डिवाइड, वहां पे पावर एक से कम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं एक से, यहां पे ऐड करेंगे एक से, तो लिखेंगे x टू दी पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1। यह है इंटीग्रेशन ऑफ x टू दी पावर 1 x टू दी पावर n इंटू dx का। यह हमें याद रखना है, रट्टा लगाना, यह फॉर्मूला है बेटा, इसका कोई प्रूफ हमें नहीं पढ़ना, मैथमेटिक्स वाले को भी नहीं पढ़ना होता है, यह फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है। जैसे आपने यह याद रखा था x का पावर n होता है n x का पावर n माइनस 1, उसी तरीके से सेम टू सेम यहां पे सेम टू सेम x टू द पावर n टू dx है, तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो होगा x टू द पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1। लेकिन इसका एक लिमिटेशन है, ये नॉट वैलिड फॉर n इज इक्वल टू माइनस 1। अगर यहां पे x का पावर माइनस 1 रखो, इसके लिए वैलिड नहीं होता है, नहीं तो हर जगह वैलिड है, एक जगह इनवैलिड हो जाता है। क्यों वो मैं बाद में बताऊंगा, पहले इसको ध्यान से रटिए, इसको पहले ध्यान से रटिए। अब देखिए जैसे एग्जांपल होगा, जैसे इंटीग्रेशन इज अ इनवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन, इंटीग्रल ऑपरेटर का ये मतलब है, यहां पे y इज इक्वल टू एक्स टू दी पावर n होगा, तो इंटीग्रेशन x टू दी पावर n टू dx का फॉर्मूला क्या बनेगा, x टू दी पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1। अब यहां पे मैंने लोअर और अपर लिमिट कुछ नहीं रखा है, तो इसको कहते हैं बिना लिमिट का इंटीग्रेशन, डेफिनिट इनडेफिनिट इंटीग्रेशन, मतलब इसमें हमने लिमिट पुट नहीं किया। तो आप यहां पे कांस्टेंट ऐड कर सकते हैं, लेकिन इस कांस्टेंट का जो एडिशन है वो आपको मैथमेटिक्स में पढ़ना है, इसका सिग्निफिकेंस है। फिजिक्स में आपको याद आ जाता है तो ऐड करो, मैं ध्यान से बोल रहा हूं, उसको ध्यान से सुनना, क्योंकि पूरे फिजिक्स में सी का कहीं पे कोई यूज नहीं है। तो आप यहां पे प्लस सी ऐड करना चाहते हैं तो करें, और नहीं करना चाहते हैं ना तो छोड़ दें, कोई सिग्निफिकेंस नहीं। पूरे फिजिक्स में बोल रहा हूं मैं, पूरे फिजिक्स में 12th के लास्ट तक इस प्लस सी का कहीं कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। खड़े होकर यहां पे बोल रहा हूं, कारण होगा कुछ, 10 साल से पढ़ा रहा हूं मैं, 8 साल से। तुम्हें ऐड करना याद आता तो कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस सी का हमारे फिजिक्स में कोई सिग्निफिकेंस नहीं, मैथ में होता है, ठीक है। तो प्लस सी अगर करना है तो कर दो, कोई दिक्कत नहीं, नहीं भी करोगे तो इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है यहां पे। चलो ठीक है, प्लस सी कहां से आता है हमें नहीं पढ़ना, प्लस सी लिखना है क्या, जरूरी नहीं है, प्लस सी लिखना है क्या, जरूरी नहीं है। क्लियर है ये बात। चलो, तो ये फॉर्मूला बहुत अच्छे से रटा होना चाहिए। अब यहां पे लिखा है कि डिफरेंशिएशन ऑफ इंटीग्रेशन इज इनवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन। क्या सच में ऐसा सही है, क्या सच में ऐसा होता है? हां, एकदम डिट्टो होता है। सर कैसे, करके दिखाओ, तो 1 सेकंड लगेगा, प्रूफ हो जाएगा। इस पूरे टर्म को तुम डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करो। कैसे करोगे डिफरेंशिएशन? सर डिफरेंशिएशन में जो कांस्टेंट होता है वो बाहर रहता है, तो n प्लस 1 कांस्टेंट है, बाहर रहेगा, n प्लस 1 कांस्टेंट है, बाहर रहेगा, और जो भी पावर है उसको हम बाहर ले आते हैं और पावर 1 से कम कर देते हैं, तो n प्लस 1 बाहर, n प्लस 1 बाहर, x टू दी पावर n प्लस 1 माइनस 1। यहां पे जो मल्टीप्लाई किया है आपने, इस मल्टीप्लीकेशन से यह टर्म कैंसिल होगा, इस मल्टीप्लीकेशन से यह टर्म कैंसिल होगा, और x टू दी पावर यहां पे क्या बनेगा, प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, x का पावर n। तो देखो भाई साहब, तुमने पहले इसको किया इंटीग्रेट x टू दी पावर n को, जो बक्से में रखेंगे उसी को तो इंटीग्रेशन कहते हैं। तो x टू दी पावर n को तुमने इंटीग्रेट किया, जो भी रिजल्ट आया उसको एक बार तुमने और क्या कर दिया, डिफरेंशिएट, और देखो वही रिजल्ट मिल गया। मैं तुम्हें फिजिक्स में, यह भी एक एमआर स्टार है, फिजिक्स में कई जगह मैं तुम्हें दिखाऊंगा, 11th और 12th में किताबों में मजदूरी करते हैं, कई बार ऐसा फॉर्मूला बनता है कि उसमें पहले इंटीग्रेट करना होता है फिर डिफरेंशिएट करना होता है, तो करते हैं किताबों में, पहले इंटीग्रेट कर दिया फिर डिफरेंशिएट कर दिया। अरे दादा कर ही क्यों रहे हो, तुम्हें पता है किसी को तुमने x टू दी पावर n को पहले इंटीग्रेट किया, इंटीग्रेट करके उसको डिफरेंशिएट किया, तो रिजल्ट तो वही आ गया, क्योंकि इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का उल्टा होता है, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का उल्टा होता है। बस मैं 5 मिनट और लूंगा, इससे ज्यादा नहीं लूंगा मैं। यहां पे y इज इक्वल टू एक्स टू दी पावर n, एक्स स्क्वायर है, तो इसको इंटीग्रेट करना, ये मैं बाद में सिखाऊंगा, पहले मैं ये सिखा दूं तुम्हें, यहां से सिखा दूं, इसको यूज करना। चलो, इंटीग्रेशन ऑफ y इंटू dx का मतलब है कि y के जगह पे यहां पे क्या पुट करना है, x रूट x को, तो यहां पे पुट करेंगे हम रूट x का इंटीग्रेशन इंटू dx। कहां से आए रूट x, y की वैल्यू यहां पे गिवन है, देखिए y की वैल्यू क्या गिवन है, रूट x, तो हमने रूट x रख दिया, हमने क्या रख दिया बेटा, रूट x, मतलब x का पावर हाफ। जब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या कहता है इंटीग्रेशन, पावर में 1 ऐड करो। यहां रूट x का मतलब क्या है, x का पावर हाफ है, x का पावर हाफ है, उसमें 1 ऐड कर दो, तो ये होगा x का पावर हाफ प्लस 1 डिवाइडेड बाई हाफ प्लस 1।
एक्स टू दी पावर हाफ प्लस 1 3/2, नीचे हो जाएगा ये 3/2, तो बताइए क्या होगा, एक्स टू दी पावर 3/2 डिवाइडेड बाई 3/2, ये आएगा आपका आंसर। कितने लोगों को चमका ये बता दीजिए, बस इतना बता दीजिए, कितने लोगों को चमका बता दीजिए। कितने लोगों को चमका बता दीजिए, कितने लोगों को चमका ये बता दीजिए। यस, चमका कितने लोगों को बता दीजिए फटाफट बेटा, मैं इतने से चैट नहीं देख रहा था। हाँ बहुत बढ़िया, एकदम जोरदार, स्पीड ऑफ लाइट से रिप्लाई कर रहे हो तुम, बहुत बढ़िया, धन्यवाद बेटा, एकदम जोरदार, मतलब मेहनत का फायदा हो रहा है, बिल्कुल चमका, एकदम चमका। अब मान लीजिए यहां पे x टू दी पावर 3 है, तो क्या लिखेंगे, x टू दी पावर 3/2 इंटू dx, इसको हमें इंटीग्रेट करना है, तो फटाफट y की जगह पे हमने रख दिया। अब x टू दी पावर 3/2 हो, कुछ भी हो, बस -1 नहीं होना चाहिए, नहीं तो वहां पे नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा मैं बताऊंगा, -1 नहीं होना चाहिए, नहीं तो वहां पे नहीं लगेगा, एकदम चमका, बहुत बढ़िया बेटा, जोरदार एकदम। अब क्या करें, x टू दी पावर 3/2 है, अच्छा यहां पे प्लस सी, कई लोग होगा सर प्लस सी ऐड नहीं कर ले, कर ले रामलाल, कर ले, जरूरी नहीं है, जो जरूरत की चीज होगी वही पढ़ाऊंगा ना यार, मैथमेटिक्स नहीं पढ़ाने आया हूं। कई लोगों को इंतजार है कि सर फिजिक्स कब शुरू होगा, अरे हो जाएगा, संघर्ष हम जानबूझ के कर रहे हैं कि हमें आगे दिक्कत ना आए, और चिंता मत करो, ये सब चीजों का जब एप्लीकेशन होगा ना, इंटीग्रेशन के बाद हम फिजिक्स ही शुरू करेंगे, और कुछ छोटे मोटे टॉपिक्स हम फिजिक्स पढ़ाते पढ़ाते ही आपको पढ़ाएंगे। बहुत हो गया इतना, बहुत हो गया इतना। चलो क्या करें, x टू दी पावर 3/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3/2 प्लस 1, दैट्स इट। तो ये 3/2 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 5/2, ये भी हो जाएगा 5/2, तो आंसर आएगा x टू दी पावर 5/2 डिवाइडेड बाई 5/2, नीचे डिनोमिनेटर में 2 है, इसको ऊपर ले जा सकते हैं, तो लिखेंगे 2x का पावर 5/2 डिवाइडेड 5। आधी जनता परेशान कि सर ये 2 ऊपर कैसे गया, अरे दादा, चलो इसको करो, तो 1/x² इंटू dx, सर 1/x² है, तो यहां पे पावर को हम क्या ले, पावर को हम क्या ले बेटा, हमने फॉर्मेट क्या सिखाया था आपको, यहां पे x रखना सिखाया था, तो 1/x² है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे बेटा, 1/x² है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हम लिखेंगे x का पावर -2 इंटू dx, यहां पे x टू दी पावर n था ऊपर में, अब ये 1/x² है, तो 1/x² को हम x² को ऊपर ले जाएंगे, तो x का पावर -2 बनेगा, x का पावर क्या बनेगा, -2। अब हम क्या करेंगे, यहां पे लिखेंगे x का पावर -2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई -2 प्लस 1। अब ईमानदारी से बताइएगा बेटा, बहुत ईमानदारी से, कि मुझे -2 प्लस 1 क्या होता है, x का पावर -1, और ये -2 प्लस 1 क्या होगा सर, -1, तो लिखेंगे -x का पावर -1, ये माइनस तो बाहर ही रहेगा, x का पावर -1 को मैं नीचे ले जाऊं तो 1/x² 1/x हो जाएगा। अब एक काम करते हैं, ये किसका इंटीग्रेशन है, 1/x² का। अब 1/x² का एकदम ईमानदारी से डिफरेंशिएशन करके देखो, तुम्हें मोक्ष ही मिल जाएगा। इसका डिफरेंशिएशन करके देखो, जैसे डिफरेंशिएशन करोगे आएगा y इज इक्वल टू 1/x²। कर लो, -1/x का डिफरेंशिएशन करके कर लो, ये आ जाएगा 1/x², तुरंत से आ जाएगा 1/x²। अब फटाफट, आज की क्लास में एक MR* तो जरूरी है, चलो फटाफट तुम्हें MR* सिखा दे तुरंत से। चलो यहां पे देखो, ट्रिगोनोमेट्री में ना, ट्रिगोनोमेट्री का बाप है साइन और कॉस, और फिजिक्स में 99% जगह पे साइन और कॉस ही यूज होता है, 1% जगह पे आता है टैन, बस काम खत्म। तो यहां पे इंटीग्रेशन सिर्फ तुम्हें साइन कॉस का ही पढ़ना है, टेबल रटो, कोई मतलब नहीं उसका, तुम्हें यही याद होना चाहिए। और कैसे, देखो साइन x इंटू dx का इंटीग्रेशन क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन साइन का हो जाएगा cos x प्लस सी तो कांस्टेंट है, लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्या ये मैंने सही लिखा है, अगर सही लिखा है तो इसका डिफरेंशिएशन साइन x होना चाहिए, cos x का डिफरेंशिएशन तो माइनस साइन x होता है, cos x का डिफरेंशिएशन तो माइनस साइन x होता है ना, तो गलत है। तो याद रखना, साइन x का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस एक्स, साइन x का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस एक्स। अब माइनस कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन करो तो माइनस बाहर, कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स, माइनस माइनस प्लस साइन एक्स आंसर। देख भाई, फील कर इस बात को, कर ले, इसका डिफरेंशिएशन कर ले, माइनस कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन बता क्या होगा, साइन एक्स। यस, वीडियो सब क्लियर है, बहुत मारूंगा, सारे बच्चे आंसर दे रहे हैं, इनको वीडियो क्लियर नहीं दिख रहा है।
चल यहां देख, cos x का इंटीग्रेशन सिंपल sin x, यहां पे तो तुम्हें मजा ही आ जाएगा। देख, cos x का इंटीग्रेशन sin x, sin x का डिफरेंशिएशन, sin x का डिफरेंशिएशन cos x, cos x का इंटीग्रेशन sin x, sin x का डिफरेंशिएशन cos x, cos x का इंटीग्रेशन sin x। तो कभी गलती हो भी जाए ना तुम्हें, तो तुम याद करना कि मैंने जो रिजल्ट लिखा है उसका डिफरेंशिएशन करके देखना क्वेश्चन आ रहा है कि नहीं। जब तुम यहां पे इंटीग्रेट कर रहे हो और जो भी कुछ आया उसको डिफरेंशिएट करके देखो, क्वेश्चन आना चाहिए। अगर आ रहा तो सही, नहीं तो कुछ गलत हुआ होगा। आ रहा है तो सही, नहीं तो कुछ गलत हुआ होगा। सेक स्क्वायर एक्स इंटू डीएक्स का इंटीग्रेशन होता है tan x, tan x प्लस सी कर लो, और tan x का डिफरेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर एक्स। तो इस तरीके से डिफरेंशिएशन का उल्टा करके भी इंटीग्रेशन का चार्ट आप बना सकते हैं। यहां से ज्यादा फिजिक्स में कुछ भी यूज नहीं होगा, इतना भी आपको याद नहीं रखना है, आपको सिर्फ साइन और कॉस याद रखना है। और याद रखिएगा, जब आप इंटीग्रेशन करते हैं तो यहां पे रिजल्ट में अगर सी दिखेगा तो वो माइनस होगा। ये हमारा स्टार है, छोटा सा, कोई खास बात नहीं है। रिजल्ट में आपको सी दिख रहा, जैसे कॉस है तो ना माइनस होगा, तो निगेटिव होगा। रिजल्ट में अगर आपको सी दिख गया तो वो माइनस होगा। बस छोटा सा एमआर स्टार है यहां पे, ठीक है ना, बहुत छोटा सा एमआर स्टार है, बहुत छोटा सा। चलिए सर, कॉसेक स्क्वायर एक्स का क्या होगा? माइनस कॉट एक्स, प्लस सी लिखना है तो लिख लो। सबसे आसान डिफरेंशिएशन जिसका था उसका इंटीग्रेशन ही सबसे आसान है। किसका? ई के पावर एक्स का। बताओ, ई के पावर एक्स का इंटीग्रेशन, ई का पावर एक्स, ई के पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई का पावर एक्स, ई का पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई का पावर एक्स। बहुत ही जोरदार। ई के पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई का पावर एक्स, ई के पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई का पावर एक्स। कुछ नहीं लगाना यहां पे बुद्धि, बस ये रट लो, फिजिक्स हो जाएगा पूरा। जहां पे जरूरत होगी बेटा बुद्धि लगाने की वो है फिजिक्स। यहां पे कोई मैथमेटिक्स वाले को भी ये प्रूफ नहीं करना होता मैथमेटिक्स में, तुम तो बायोलॉजी फिजिक्स पढ़ने वाले हो, ठीक है। चलो अब इसका इंटीग्रेशन करना है, तो सर इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? तो नॉर्मल जो वहां पे रूल था वो लगा के देखते हैं। x को 1 अपन x को लिख सकते हैं x का पावर -1 इंटू dx। जब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो बहुत इजी है, ये हो जाएगा x का पावर -1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई -1 प्लस 1। अब डिनोमिनेटर में -1 प्लस 1 हो जाएगा 0, और ऊपर है बेटा -1 प्लस 1, x का पावर 0 1, 1 अपॉन 0, ये नॉट डिफाइंड जैसा हो जाएगा, मतलब ये इतना बड़ी वैल्यू आएगी, नॉट डिफाइंड हो जाएगा। एग्जैक्टली 1 अपॉन 0 इज नॉट डिफाइंड, इसलिए हम कहते हैं ये गलत हो गया। तो क्या हम इसका इंटीग्रेशन ही नहीं करेंगे? करेंगे, और इंटीग्रेशन करते समय वही लॉजिक यूज करेंगे कि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन एक दूसरे का इन्वर्स है। याद करो, किस चीज का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन एक्स था? किसका डिफरेंशिएशन 1 अपॉन एक्स होता था? किसका डिफरेंशिएशन 1 अपॉन एक्स होता था? बताओ, किसका डिफरेंशिएशन 1 अपॉन एक्स होता था? लॉग एक्स का, बिल्कुल सही जवाब है। लॉग एक्स का बिल्कुल सही जवाब है, तो ये होगा लॉग एक्स ऑन द बी ई या ln x। 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन होता है log x। अब कई बच्चे ये सवाल पूछ सकते हैं, सर log x का इंटीग्रेशन क्या होगा? तुम्हारे सिलेबस में नहीं है। इंटीग्रेशन करने को तो बहुत भारी भारी से इंटीग्रेशन आते हैं, सब थोड़ी ना करना है बेटा। आपको जो करना है फिजिक्स में वही मैं सिखाऊंगा आपको। log x का इंटीग्रेशन पूरे 11 12 के फिजिक्स में कहीं नहीं आएगा, नहीं आएगा। log x का डिफरेंशिएशन भी बहुत मुश्किल से आएगा, ठीक है ना, लेकिन 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन होगा। तो ऐसे याद रखो, सुनो ऐसे याद रखो, गलती मत करना। याद करो, log x का डिफरेंशिएशन क्या होता था? 1 अपॉन एक्स। तो 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा? log x। एकदम इनवर्स है, एक याद हो गया तो दूसरा भी याद होगा। 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन log x, log x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन एक्स। बहुत इजी है बेटा, बहुत इजी है। अब जिस तरीके से डिफरेंशिएशन में सबसे मुश्किल होता था, डिफरेंशिएशन में सबसे मुश्किल होता था क्या? चेन रूल। उसका मैंने आपको एक बहुत ही आसान सा तरीका सिखाया है। उसी तरीके से इंटीग्रेशन में भी एक बहुत ही मुश्किल होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड। जैसे वहां पे कुछ मानना होता है, उसके लिए भी मैं आपको सिखाऊंगा एमआर स्टार, आउटसाइड इनसाइड रूल। गूगल मत करना, नहीं मिलेगा। समझ में आया कि नहीं है? किताबों में मत ढूंढना, नहीं मिलेगा, वो सिर्फ यही मिलेगा। तो मैं उसका एमआर स्टार सिखाऊंगा, सीधा इंटीग्रेशन का एक ही लाइन में रिजल्ट लिखना तो हो जाएगा। चिंता मत करिएगा, मैं आपको सिखा दूंगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको सिखाएंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको सिखाएंगे। बहुत टाइम हो गया, एक्स्ट्रा लेक्चर जो मिला है बाकी लोगों ने देख लिया तो देख लीजिए, नहीं तो मैं आपको
नेक्स्ट लेक्चर में तो मैं सिखाऊंगा, और एक्स्ट्रा लेक्चर बेटा देख लीजिएगा, ठीक है बेटा। और आउटसाइड इनसाइड रूल फॉर इंटीग्रेशन नेक्स्ट लेक्चर में आपको हम सिखाएंगे, ठीक है। धन्यवाद बेटा।